फार्माकोलॉजी का मतलब सिर्फ ड्रग का नाम या डोज नहीं होता। फार्माकोलॉजी का मतलब होता है कि ये ड्रग बॉडी में जाकर क्या करती है और कैसे करती है और क्यों करती है। क्योंकि सिर्फ अगर ड्रग का नाम को देखें या फिर डोज को देखें तो ये नॉर्मल पर्सन या फिर पेशेंट भी मेडिकल स्टोर में जाए तो उन्हें बता दिया जाता है। आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो, नर्स हो, आपको क्या पता होना चाहिए? आपने कभी ना कभी ड्रग को लिया होगा अपने लिए, या फिर आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिली होगी पेशेंट को देने के लिए, या फिर नहीं मिली तो वार्ड में सिस्टर को देखे होंगे कि वो ड्रग एडमिनिस्टर कर रही है। उस टाइम पे आपके मन में एक सवाल तो आया होगा कि ये ड्रग क्यों दिया जा रहा है, क्या करता है बॉडी में जाके और कैसे करता है। ये सारे सवाल का आंसर हमें फार्माकोलॉजी से मिलती है। मेरे बैच में भी बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट को लगता है कि हमें फार्माकोलॉजी क्यों पढ़ना, हमें कौन सा अथॉरिटी दिया जाता है, ड्रग तो प्रेस्क्राइब डॉक्टर करते हैं, बट आप पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। आप जो पेशेंट को दे रहे हो वो क्या करता है, क्या हर एक चीज़ आप डॉक्टर से पूछोगे, और यही सब्जेक्ट है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस होगा कि डॉक्टर अपनी जगह पे है और मैं भी जो भी जान, क्योंकि डिपेंडेंसी हटती है कि हाँ इससे क्या हो रहा है, वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया वो अलग बात है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए क्या नर्सिंग को ये क्यों क्यों पढ़ाया जाता है। फार्माकोलॉजी, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, आप एडमिनिस्टर करते हो, रूट पता होना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट इसके बहुत होते हैं, कैसे वो काम करेगा, क्या सिम्टम, कैसे आप आईसीयू में रहते हो, हर समय डॉक्टर नहीं रहते, कभी एक्शन लेना पड़ता है, आप क्रिटिकल थिंकर, आपको बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है। हालांकि अगर इम्पॉर्टेंस की फार्माकोलॉजी की मैं बात करूँ तो ये वीडियो छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि हर एक ड्रग में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाएगी। बेसिकली फार्माकोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे आज से। श्रीगणेश होगा हमारा फार्माकोलॉजी 1 का, जिसमें यूनिट 1 हम लोग देखेंगे। मेन पर्पस तो यूनिवर्सिटी के लिए रहेगा ही, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस होगा, एग्जाम में कैसे लिखना है, कौन सा पूछा जाता है, सारा चीज़ें हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ एक नर्स को टॉपर बन जाना और पेशेंट बेड साइड पे काम में टॉपर होना, दोनों में डिफरेंस होता है। सो कोशिश कीजिएगा कि फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट को बेड साइड पेशेंट पे क्या होती है, कैसे होती है, उसमें टॉपर बना जाए। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी, और आई प्रॉमिस कि जब ये सब्जेक्ट ख़त्म होगा तो बहुत कुछ सीख के जाओगे आप। क्योंकि लिटरली मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, जितना मुझे मतलब ये सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले से ही मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। क्योंकि चाहे मैं कितना भी अपने लिए पढ़ी हूँ, बट इतने सारे ड्रग हैं, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हमारा क्या काम है, आपके साथ, आपके जर्नी के साथ मैं खुद भी सीखूंगी और आपको भी सिखाऊंगी। ये आज यूनिट 1 है, और लिटरली आई थिंक कि 10 या 11 दिन हो गया होगा जब से मैं फार्माकोलॉजी को आपके लिए पढ़ना जब से स्टार्ट की हूँ। इतना मज़ा आता, और लिटरली वो मज़ा आपको भी आएगा। बस ये है क्या और कैसे काम करता है, क्योंकि हम लोग जब पेशेंट के साथ रहते हैं यही वो चीज़ होती है जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। लेकिन आप जानोगे ना तो सच में बहुत अच्छा लगेगा कि किसी को हार्ट अटैक आया तो ये मेडिसिन क्यों चल रही है, सीपीआर के टाइम पे एड्रेनलिन क्यों दिया गया। लिटरली बहुत मज़ा आएगा। सो बातें तो होती ही रहेगी और बहुत अच्छे से होगी, हर एक सिनेरियो डिस्कस किया जाएगा। लेकिन आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो जैसे हम लोग हर सब्जेक्ट का देखते हैं वैसे ही फार्माकोलॉजी के लिए भी देखेंगे। यूनिवर्सिटी पे हमारा मेन फोकस होगा, साथ ही साथ हम लोग क्लिनिकल सिनेरियो ये सब चीज़ बहुत अच्छे से देखेंगे। सो ये है बीएससी नर्सिंग का आईएनसी अप्रूव्ड सिलेबस, जो कि रिवाइज सिलेबस है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बेफिक्र आप इस सिलेबस को फॉलो करना। अगर हम पे भरोसा ना हो तो अपने सीनियर का पेपर उठा के देख लीजिएगा। जो मैं कंटेंट आपको दूंगी, पढ़ाऊंगी, इससे कहीं क्वेश्चन ज़्यादा नहीं जाएगा। ये फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर या फिर लास्ट चैप्टर, बेसिकली क्वेश्चन यहीं से आते हैं। मेरा कहने का मेन पर्पस से है। वैसे जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं उनको सब पता है, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड आपको कोई भी सिलेबस में कहीं भी डाउट हो तो एक बार उस टॉपिक का नाम लिखिएगा भाई प्रकाश नर्सिंग एकेडमी, यूट्यूब खुद जान जाएगा आप क्या चाहते हो। सो चलिए आज का टॉपिक देख लेते हैं, जो भी हमारे सिलेबस में है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। ये भी बताऊंगी इंपॉर्टेंट कौन सा और कैसे लिखना। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फार्माकोलॉजी क्या है। नॉर्मल सी बात है कि
सब्जेक्ट को जिसको स्टार्ट किए हैं उसके बारे में हमें अच्छे से जानना है, तो डेफिनेशन, ब्रांचेस जानना है। और फार्माकोलॉजी के अंदर हम लोग ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, तो उसकी नेचर और सोर्सेज जानना होगा। तो चलिए स्टार्ट। सबसे पहले फार्माकोलॉजी क्या है? ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, दो वर्ड से बना है, फार्माकॉन और लोगोस। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग और लोगस का मतलब होता है स्टडी या फिर नॉलेज। तो मीन्स कि इतना तो हमें समझ में आ गया कि फार्माकोलॉजी में ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। ये तो आप बोलोगे कि हमें बहुत पहले से पता है, इसमें हमें खास क्या मिला। अभी इसका डेफिनेशन जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना होगा और एज इट इज़ याद करना होगा। डेफिनेशन अगर देखें तो फार्माकोलॉजी डील विद द डिटेल नॉलेज अबाउट ड्रग। ये किसके साथ डील करता है? ये डिटेल नॉलेज ड्रग के बारे में देता है, इंक्लूडिंग क्या क्या इसकी हिस्ट्री, लाइक पेनिसिलिन कैसे बना, फर्स्ट टाइम ड्रग ये आया कहाँ से, इसके सोर्सेस क्या है, क्या प्लांट से आ रहा है या फिर ह्यूमन से आ रहा है, सिंथेटिक है, मतलब आ कहाँ से रहा है, इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है एंड देयर इफेक्ट ऑन वेरियस बॉडी पे इसका कैसा इफ़ेक्ट आ रहा है। क्योंकि जब कोई भी ड्रग, अगर हम लोग आगे देखेंगे, मतलब कोई भी ड्रग को डिस्कवर किया गया तो ये पहले क्लिनिकल ट्रायल आता है, लोगों पे देखा जाता है कि इसका इफ़ेक्ट क्या आ रहा है, और उसी से हमें, आप जब भी ड्रग के बारे में थोड़ा सा तो जानते होंगे कि जब भी ड्रग के बारे में पढ़ते हो तो उसका साइड इफ़ेक्ट देखते हैं, तो वो कहाँ से पता चलता है? इसी तरह से पता चलता है कि उसका इफ़ेक्ट क्या था, इस स्पेशली इन द रिलेशन देयर इफेक्टिवनेस एंड सेफ यूज ऑफ मेडिकल पर्पस। फार्माकोलॉजी में क्या बोल रहे हैं कि हम लोग ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, वो कहाँ से है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी सोर्सेज क्या है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, साथ ही साथ उसका मेन हम लोग यूज करेंगे। तो यूज कैसे करेंगे कि वो कैसे काम कर रहा है, कैसा वो अपना इफेक्ट दिखा रहा है बॉडी पे, उसका इफेक्टिवनेस आखिर है क्या, और जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं वो सेफ है या नहीं है। क्योंकि बिना सेफ्टी के बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, तो वो ड्रग को मार्केट में लाया ही नहीं जाता है। तो जो सेफ होगा, इफेक्टिव होगा, बेसिकली उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजी में इतना तो क्लियर है कि ये है क्या और क्या स्टडी करते हैं। तो यही डिफिनेशन में बस है कि ये डिटेल नॉलेज देता है ड्रग के बारे में, क्या क्या, कि वो उसका हिस्ट्री क्या था, कैसे आया, उसका सोर्सेस कहाँ से है, उसकी प्रॉपर्टी एंड उसकी इफेक्टिवनेस एंड यूज क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सिलेबस में डेफिनेशंस दिया हुआ है, मीन्स के कुछ डेफिनेशन आपको जानना होगा। और ऐसे भी यूनिट 1 है, तो आप इसमें जितना जानोगे, जितना अच्छे से पढ़ोगे, यही बेसिक क्लियर करेगा। मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि जब पूरा भी यूनिट आप पढ़ लोगे ना, यहाँ तक कि फार्माकोलॉजी 2 भी पढ़ोगे ना, यही चीज़ें वहाँ तक, मीन्स कि अगर इस चैप्टर को आप पढ़ते हो 30% आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है फार्माकोलॉजी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जितना पढ़ सकते हैं इस चैप्टर में पढ़ सकते हैं। वैसे मैं, मतलब कितना पढ़ना है और डिफाइन वे में कितना आपके लिए इनफ है, वो उस तरह से लाई हूँ। और हम लोग देखते हैं आगे आगे सब सारा चीज़ आपका क्लियर होगा। डेफिनेशंस में सबसे पहले हम लोग फार्माकोलॉजी, नेक्स्ट फार्मेसी का देखते हैं। तो फार्मेसी क्या है? ब्रांच है मेडिकल साइंस का विच डील कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग, बनाने और फिर वहाँ से किसको देना है, कैसे देना है, वो ये फार्मेसी काम करता है। फार्मेसी का कोर्स भी होता है वो, ये चैप्टर में आप फार्मेसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जानोगे। नेक्स्ट आता है डिफिनेशन ऑफ टैकीफाइलैक्सिस का क्या होता है। तो ये जब हम लोग ड्रग देते हैं रिपीटेडली एट शॉर्टर इंटरवल, द इफेक्ट ऑफ ड्रग डिक्रीज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, दिस इज कॉल्ड टैकीफाइलैक्सिस। आपको एक बात तो पता होगी कि आप जैसे इन्वायरमेंट में रहते हो, ये ह्यूमन का नेचर ही है कि उस पर वो एडाप्ट हो जाता है। ह्यूमन का ऐसा बॉडी ऐसा बना है कि ड्रग भी आप बार बार यूज कर रहे हो या फिर बार बार डोज हमेशा दे रहे हो या फिर आप खुद ले रहे हो, तो ऐसा होगा कि एक टाइम पे बॉडी के अंदर जो चेंज होना चाहिए ड्रग लेने के बाद, वो कुछ नहीं होगा नॉर्मली। मतलब आपके घर में ऐसा, आपके हॉस्टल में वार्डन है, बहुत ही टॉक्सिक है, आप फर्स्ट टाइम गए, आप बहुत इरिटेट हो रहे हैं उससे, वो जो कह रही है माने जा रहे हैं आप, लेकिन एक टाइम पे के बाद क्या होगा, 1 ईयर बीतेगा, आप सोचेंगे बैक ये तो कहते ही रहती है, इसका क्या है, मतलब वो कुछ बोले तो भी आपको नहीं सुनना और अपने आप से लोग, मतलब स्टूडेंट लोग करते रहते हैं, तो फिर करना स्टार्ट कर देते। तो वही यहाँ पे टैकीफाइलैक्सिस का अभी आप समझ सकते हो कि ड्रग आप रिपीटेडली अगर ले रहे हो तो फिर बॉडी टॉलरेंस कर जाएगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा, जो इफेक्ट दिखा रहा था वो डिक्रीज हो जाएगा, इसी को हम लोग टैकीफाइलैक्सिस बोलते हैं। और ये
टर्म बहुत बार आगे आप डिजीज़ कंडीशन का ड्रग आपको मिलेगा, फिर ड्रग के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि आप ओपियोइड अगर बार-बार लो या फिर एनाल्जेसिक लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल में इतना पेन होता है, बट अभी तो फिर भी डॉक्टर बोलती है कि हाँ लेना है, बट घर में मम्मा लोग या फिर ज़्यादातर केसेस में नहीं लेने दिया जाता है। व्हाई? बिकॉज़ आप लोगे तो मे बी अभी अभी आपका मेंस्ट्रुअल पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी ठीक हो जाएगा। सेकंड टाइम भी ठीक हो जाएगा, लेकिन थर्ड टाइम अगर आप वही टैबलेट लेते हो तो हो सकता है कि वो ठीक ना हो और आपको डोज बढ़ाना पड़ेगा, वो टॉलरेंस बॉडी के अंदर आ जाएगी, आपको आदत पड़ जाएगी, ऐसा हैबिचुअल हो जाएगा, आप घर में भी सुने होंगे। सो ये होता है ये कंडीशन के वजह से। लास्ट हम लोग डेफिनेशन में देख लेते हैं टेराटोजेनिसिटी। ये क्या है? ये प्रेगनेंसी में फिटस से रिलेटेड है कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वेरियस ड्रग ऑन फिटस पे हार्मफुल इफेक्ट दिखाना। जब प्रेगनेंसी में हम किसी को मतलब प्रेग्नेंट वुमेन को ड्रग दे रहे हैं और उस ड्रग की वजह से उनके फिटस पे अगर इफेक्ट आया, हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है, तो उसे हम लोग टेराटोजेनिसिटी बोलते हैं। हर एक ड्रग में आपको देखना होगा कि ये प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं है। डेफिनेशंस के बाद हमें ब्रांचेस देखना था, तो ब्रांचेस में आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। फार्माकोलॉजी का मेजॉरली जो है डिराइव हुआ है टू ब्रांच, इन टू ब्रांचेस, एक फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। देखिए फार्माकोलॉजी में हम लोग ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, पहले मैं बताई कि फार्माकोलॉजी का मतलब होता है कि ड्रग क्या कर रहा है बॉडी के साथ, कैसे वो जाके काम कर रहा है। तो बेसिकली जब भी हम लोग ड्रग लेते हैं तो बॉडी कैसे क्या ड्रग के साथ कर रहा है उसको फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं। क्योंकि आपके बॉडी, ये आपका बॉडी है, ये ड्रग है, ये आपके बॉडी में गया, तो बॉडी में अगर जा रहा है तो भैया इसके अंदर आप भेज रहे हो, ये कुछ ना कुछ तो करेगा ना, तो उसको हम लोग फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बहुत कन्फ्यूजन होती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। आता है फार्माकोडायनेमिक, इसमें ड्रग क्या कर रही है बॉडी के साथ। पहले तो आप इसके अंदर भेजे तो ये क्या करेगा कि मतलब जैसे कि अगर इन दोनों का देखें तो ये इससे ये पैक हो गया। अब इसका ख़त्म, ये फार्माकोकाइनेटिक था, फार्माकोडायनेमिक कि ड्रग जाके बॉडी के अंदर क्या कर रहा है। सो अ स्टडी ऑफ हाउ ड्रग एक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द फार्माकोलॉजिक रिस्पॉन्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स, कि वो रिस्पॉन्स जाके देगा कैसे, बेसिकली इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं देखना। बेसिकली बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि आप कभी कभी ट्रस्ट नहीं हो पाता कि आप जो दे रहे हो वो कंटेंट सही है या नहीं है, तो मैं रेफरेंस इसलिए लिख रही हूँ। सुरेश शर्मा बहुत अच्छा बुक है, और अगर आप देखना चाहते हो कि आखिर कंटेंट कहाँ से आती है और कैसे आपके पास तक ये जाती है, तो मैं दिखा दूँगी कि बुक अभी कितने हैं। और कहीं से भी आपको एज इट इज़ कॉपी नहीं मिलेगा उतना, क्योंकि जैसे शुरू में ही बताई कि 10 से 11 दिन से ये 1 चैप्टर को मैं क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि 1 चैप्टर में ज़्यादा टाइम लगता है, ये बेसिक है। सो सारा बुक देखना, फिर नए डेटा के लिए इंटरनेट का रेफर उसे भी देखना, सो बहुत टाइम लग जाता है। सो आप ये निश्चिंत रहिएगा कि आपको कंटेंट गलत मिलेगा, क्योंकि कंटेंट सारे अच्छे बुक मेरे टेबल पे हैं। सो कंटेंट का आप टेंशन मत लीजिए, बस आप पढ़ाई कीजिए, वो भी ट्रस्ट के साथ। सो 2 यहाँ पे ख़त्म होता है, डेफिनेशन एंड ब्रांचेस। ब्रांचेस में फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक नहीं समझ में आया तो देख सकते हैं, आपके सिलेबस में सिर्फ फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में इतना पढ़ना है। भैया इसके अंदर कितना पढ़ना होगा आप खुद सोच सकते हो। नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक्स था ब्रांच में, इसके अंदर इतना सारा पॉइंट पढ़ना है, तो सब चीज़ें हम लोग एक एक करके देखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं पहले नेचर एंड सोर्सेज ऑफ ड्रग। सो सोर्सेज क्या है ड्रग का? सबसे पहले नेचुरल सोर्सेस, इसके बाद सिंथेटिक या फिर सेमी सिंथेटिक। देखिए जब बात आई थी मेडिकल की, जब एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में पढ़ाई थी, अब जो अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं बता दूँ, 3rd सेम का पूरा ख़त्म है, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल का कुछ होल्ड है, वो
उसका नोट्स वैसे व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। इसका भी नोट्स आपको व्हाट्सएप पे ही मिलेगा। अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस है ऑल यूनिट, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब उसमें इंक्लूडेड रहेगा हर एक सब्जेक्ट का। सो जब एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में पढ़ाई थी तो वहाँ आपको बताई थी कि मेडिकल जब स्टार्ट हुआ था तो मेडिसिन लाए थे तो वो आयुर्वेदिक लाए थे, तो वो नेचुरल सोर्सेज से आया था। कहीं आ कहाँ से रहा है ड्रग, वो सोर्सेज है। तो एक तो नेचुरल और एक सिंथेटिक। नेचुरल सोर्सेज जैसे कि प्लांट से आता है। द ड्रग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ प्लांट सच एज रूट, स्टेम, लीव एंड फ्रूट। सो बेसिकली प्लांट का हर एक पार्ट से हमें ड्रग मिलता है। और पतंजलि इतना बड़ा कहाँ से लाता है, इस सब पेड़ पत्ते से ही हम लोग एड्स भी दिखाते हैं, प्रचार भी दिखाते हैं। तो ये मेजर सोर्स है ड्रग्स के लिए। एग्जाम्पल फिर भी आपको एग्जाम में देना होगा, सोर्सेज ऑफ ड्रग एग्जाम में आता है। सो बेलाडोना जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखें तो ये रूट से आता है। सिनकोना देखें तो ये बाग से आता है। मलेरिया में ये से यूज किया जाता है। बेसिकली यूज अगर आप पढ़ने लगोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। डिजिटालिस जब हार्ट का पढ़े वहाँ पे बता के आई हूँ कि हार्ट रेट को बेसिकली इंक्रीज करवाता है, स्ट्रेंथ को। तो ये लीव्स से हमें मिलता है, पत्तियाँ से मिलता है, वहाँ भी हम लोग देखे थे। सेना फ्रूट से हमें मिलता है। ओपियम जो है वो पेपेवर सोमनीफेरम, जो कि 12th क्लास में भी हम लोग देखे थे। तो ये सारे ड्रग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, प्लांट से आ रहे हैं, उसके अलग अलग पार्ट से आ रहे हैं। नेक्स्ट सोर्सेस अगर देखें तो एनिमल एंड ह्यूमन से ड्रग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल एंड ह्यूमन। जैसे कि एग्जांपल में देखें तो हिपैरिन जो है वो लीवर से हमें मिलता है। इंसुलिन जो है वो पैनक्रियाज काऊ का या फिर पिग का उससे मिलता है। सीरम एनिमल सोर्सेस। इम्यूनिटी में पैसिव इम्यूनिटी, तो वहाँ पे वैक्सीन को लेकर कि टिटनस का टीका के लिए हॉर्स से लिया जाता है। तो ये सब सारे ड्रग एनिमल से हम लोग लेते हैं, वो भी सोर्स रहता है जो कि नेचुरल है। ह्यूमन से गोनाडोट्रोपिन, जैसे कि प्रेग्नेंट वोमेन से ये लिया जाता है, इन्हीं में ये पाया जाएगा। तो ये सारे जो सोर्सेस हैं ड्रग का वो ह्यूमन या फिर एनिमल जो कि नेचुरल रहेंगे। नेक्स्ट, और हम लोग नेचुरल सोर्सेज से कैसे ड्रग बना सकते हैं या फिर वो सोर्स बनेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंगी जो है आल्सो सोर्सेस है वेरियस ड्रग के लिए। लाइक अ पेनिसिलिन, सबको पता होगा कि पेनिसिलिन नोटेटम से इसे लिया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से लिया जाता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वैसिट्रेसिन जो है वो माइकोबैक्टीरियम बोविस से लिया जाता है। वही बीसीजी का वैक्सीन भी माइकोबैक्टीरियम बोविस से लिया जाता है। तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि नेचुरली रहते हैं, इसमें ह्यूमन माइक्रोब्स को नहीं बनाया और इससे भी हमें ड्रग मिलते हैं जो बहुत सारे डिजीज कंडीशन को ठीक करने में हेल्पफुल होते हैं। फोर्थ अगर देखें तो हैवी मेटल मिनरल्स एंड जो मिनरल्स ऑयल जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं उससे भी ड्रग बनता है। लाइक एल्युमिनियम फ्लोराइड, आयरन, लिक्विड पैराफिन आर आल्सो यूज टू ट्रीट वेरियस कंडीशन, वेरियस डिजीज कंडीशन में इसे भी यूज किया जाता है। जैसे कि आयरन सबको पता है, मेरे पास अभी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है आयरन की, बेसिकली फॉलिक एसिड की है, सॉरी। और जिंक यहाँ पे देख सकते हो आप। तो मतलब ये कहने का ये मतलब है कि ये नेचुरल सोर्सेज से भी हमें ड्रग मिल रही है। लाइक आयरन का देखें तो हमें आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को ये ठीक करता है। नेक्स्ट ये था सिर्फ नेचुरल में। आप प्लांट देखे, ह्यूमन एंड एनिमल्स देखे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे, हैवी मेटल एंड मिनरल एग्जाम में आता है तो आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक सोर्सेज था। सेमी सिंथेटिक किसे बोलते हैं? ड्रग ऑप्टेन चेंजिंग द स्ट्रक्चर एंड नेचुरली ऑप्टेन सब्सटेंस कॉल्ड सेमी सिंथेटिक ड्रग। मतलब वो नेचर में पाया जा रहा था बट ह्यूमन उसके साथ छेड़छाड़ किया और ड्रग बना दिया, तो वो उसमें दोनों का योगदान रहेगा। जैसे कि पेनिसिलिन आपको बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलेंगे, तो ये नेचुरल में भी आता है एंड सेमी सिंथेटिक में भी आता है। पेनिसिलिन का बहुत सारा ड्रग है, वहाँ पे हम लोग देखेंगे, हमारे सिलेबस में है तो वहाँ हम अच्छे से देखेंगे। एम्पिसिलिन हो गया, एमॉक्सिसिलिन हो गया, साइलिन हो गया। तो ये एक्सेट्रा सारे ड्रग जो हैं वो नेचर में पाए जाते हैं बट इनके साथ ह्यूमन का भी टच दिया रहता है। सिंथेटिक नेक्स्ट हम लोग देखें तो ड्रग सिंथेसाइज फ्रॉम वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सिंथेटिक ड्रग। जैसे कि पैरासीटामोल हो गया, एस्पिरिन हो गया, डाइक्लोफेनाक हो गया, तो ये पूरी तरह से सिंथेसाइड किया जाता है। आज की बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी है ड्रग बना रही है तो उसमें अपना टच सिर्फ ह्यूमन बना रहा है, तो वो सारे सिंथेटिक बहुत सारे ड्रग होते हैं। तो ये रहा हमारा सोर्सेस ऑफ ड्रग। अच्छा, आपके मन में आएगा कि हमारे सिलेबस में नेचर आपने दीदी नहीं पढ़ाया या फिर मैम नहीं पढ़ाई। तो ये नेचर जो है अगर आप सर्च करते हो या फिर बुक पढ़ते हो तो सोर्सेस
मतलब नेचर, ड्रग का नेचर क्या होगा कि वो कहाँ से आ रहा है, उसकी फॉर्म क्या है, वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो अगर ये नेचर आए तो ये सारा पॉइंट आप डाल सकते हो अगर एग्जाम में आए तो। वैसे तो नहीं पूछता है, बट जब से सिलेबस रिवाइज आया है, क्वेश्चन कहीं से भी सिलेबस से आ जाते हैं। सो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग, डोजेज फॉर्म एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो हमेशा क्वेश्चन आता है रूट ऑफ, और आप नर्सिंग फाउंडेशन से बहुत अच्छे से जानते हो। बेसिकली यहाँ पे मैं बताऊंगी कि कैसे लिखना है, 10 मार्क्स में ये पूछ दिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं डोजेज फॉर्म्स ऑफ ड्रग। इसमें मतलब ड्रग का क्या क्या फॉर्म होता है। तो अभी मेरे पास आप देख लीजिए, ये लिक्विड फॉर्म में हो गया, ये आपके पास इसके अंदर मैं अगर दिखाऊं तो सॉलिड फॉर्म, इसके अंदर ये सॉलिड फॉर्म कैप्सूल है। तो ये है, इसी चीज़ को बस हमें वर्ड्स में बता देना है। तो ये क्या बोल रहा है कि पहले सॉलिड देख लेते हैं, एक्सट्रैक्ट जो कि ऑप्शन। अच्छा एक बात मैं बता दूं आपको, ये सॉलिड फॉर्म ऑफ जो डोजेज फॉर्म ऑफ जो ड्रग है बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए ये पूछता है, साथ ही साथ आप जब हॉस्पिटल में जाते हो या फिर वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है बहुत सारे ड्रग के जो फॉर्म्स होते हैं वो दिखाना, मतलब दिखा के। तो ये वीडियो में डाल दी हूँ डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग्स, दिखा दिखा के कि मतलब कौन सा ये रूप में पाया जाता है, तो ऐसे ड्रग होते हैं। जब प्लेलिस्ट में बनाऊंगी उसके नीचे डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग रहेगा, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ भी कुछ मैं बता देती हूँ क्योंकि वन शॉट चल रहा है अभी हमारा। सो डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग में सॉलिड सबसे पहले इसके अंदर एक्सट्रैक्ट आता है। ये ऑब्टेन थ्रू अ डिजॉल्विंग ड्रग इन अल्कोहल वाटर एंड अलाउ द सॉल्यूशन इवापोरेट रेसिड्यू इज कॉल्ड एक्सट्रैक्ट। कुछ नहीं, पहले ना मतलब मटेरियल को डाला जाएगा, जो भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट डालना है अल्कोहल या वाटर के अंदर, और उसको इवापोरेट कर दिया जाएगा। मीन्स ऐसा समझो आपकी शुगर है ना, वाटर है, वाटर को पूरा इवापोरेट कर दिया जा रहा है, तो उसके अंदर मिश्री बचता है। तो उसी तरह से जो ड्रग बचा उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट पिल्स आता है, ये जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव आप पिल देखे होगे, इट मीन्स अ टैबलेट एंड मेड ऑफ रूलिंग एंड बाइंडिंग द ड्रग स्फीयर में। बेसिकली इस तरह से पिल्स रहता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो सब देखे होंगे, बेसिकली वहाँ पे मैं दिखाई हूँ, तो एक बार आप देखना चाहते हो तो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट आता है पाउडर। पाउडर जो है दे आर फाइनली ग्राउंड ड्रग, की मतलब पाउडर फॉर्म जितने भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा पिसे हुए रहते हैं। नेक्स्ट सपोजिटरी आता है। नर्सिंग फाउंडेशन में हम लोग देखे थे, यह जो है पहले सॉलिड फॉर्म में रहता है और बॉडी टेम्परेचर पे जाते ही जो है ये लिक्विफाई होता है और अपना इफेक्ट दिखाता है। नेक्स्ट है ऑइंटमेंट। ये जो है ड्रग सेमी सॉलिड फॉर्म में, बेसिकली ड्रग आप देखोगे तो सॉलिड और सेमी सॉलिड आता है, लिक्विड आता है, इसके बाद कुछ एरोसोल इनहेलेशन वाला आता है। सो हम लोग शॉर्ट में देख रहे हैं सॉलिड के अंदर, यहाँ पे सेमी सॉलिड हम लोग देख रहे हैं। तो ये ऑइंटमेंट जो आएगा, बेसिकली ये पूरे सॉलिड नहीं होता है, इसमें कुछ लिक्विड पार्ट होता है और कुछ सॉलिड पार्ट। कैप्सूल नेक्स्ट हम लोग देखें तो ड्रग कंटेन इन सिलिंड्रिकल जिलाटिन कंटेनर्स विच मास्क टेस्ट ऑफ द ड्रग। ये जो आप देख रहे हो कैप्सूल है, इसके अंदर कुछ मटेरियल है। यहाँ पे बोल रहा है कि मास्क किया हुआ रहता है ताकि आप टेस्ट गंदा हो या फिर बहुत सारे रीजन होते, तो ये हमारे पास कैप्सूल आ गया जो कि ये सॉलिड फॉर्म है ड्रग का। नेक्स्ट है लोजेज। जैसे कि आप स्टेप्सिल देखो, ये फॉर्म ऑफ ड्रग विच फ्लेवर्ड एंड रिलीज ड्रग स्लोली व्हेन हेल्ड इन माउथ। माउथ में जैसे आप स्टेप्सिल को रखते हो ये धीरे धीरे और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर इसमें रहता है, तो वो लोजेंस उसको बोला जाता है, लोजेंस फॉर्म ऑफ ड्रग। नेक्स्ट आता है टैबलेट। टैबलेट जो है वो पाउडर फॉर्म, मतलब पाउडर को कंप्रेस्ड करके बनाया जाता है, और जैसे ही हमारे बॉडी में मतलब आप वाटर के साथ लेते हो वो डिजॉल्व हो जाता है। सॉलिड के बाद हम लोग लिक्विड फॉर्म ऑफ ड्रग देख लेते हैं। तो सबसे पहले टिंचर, यह जो है डाइल्यूटेड अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग। जैसे कि हम लोग एक्सट्रैक्ट में देखे कि अल्कोहल में से वो जो था वो हटा देने के बाद, लाइक जब हम लोग वाटर एंड शुगर को ऐड करते हैं तो वहाँ पे देखे जो सॉलिड फॉर्म था वाटर को इवापोरेट कर दिए, तो यहाँ पे है अल्कोहलिक डाइल्यूटेड, तो उसको हम लोग टिंचर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या है, ये लिक्विड फॉर्म है। सेकंड सिरप, सबको पता है कि कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन कंटेनिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रग। तो ये सिरप आता है ज़्यादातर खांसी वासी में, इसको अब तो नहीं यूज होता और बहुत लोगों का भी डेथ भी हुआ था बच्चों का, बहुत किसकी गलती थी अगर आप देखोगे तो आपको पता होगा। तो ये सिरप फॉर्म है। एलिक्जिर ड्रग सॉल्यूशन मेड विथ शुगर अल्कोहल एंड प्लीजेंट स्मेलिंग सबस्टांस। इसमें प्लीजेंट सबस्टांस ताकि अच्छा लगे पीने में।
सस्पेंशन आता है फाइन पार्टिकल ऑफ ड्रग सस्पेंड इन लिक्विड में, तो वो सस्पेंशन उसे बोला जाता है। पीडियाट्रिक के लिए ज़्यादा यूज होता है। पिंक कलर का ऐसे रहता है और नीचे की तरफ वो पार्टिकल जो सॉलिड वाले रहेंगे नीचे की तरह रहते हैं और पिंक आपको देखने को मिलेगा, ऊपर थोड़ा कम ये गहरा रहता है। नेक्स्ट इमल्सन है, इट इज़ अ सॉल्यूशन मेड बाय सस्पेंस। इसमें इमल्सन में आप वाटर एंड ऑयल का जो मिश्रण देखे हो, ये पूरा जैसे कि इसमें तो सस्पेंशन में जो है वो नीचे जो है वो आके बैठता है और ये इसमें ऊपर की ओर स्प्रेड रहता है। ऑयल और वाटर का आप याद करो, सो वो इमल्सन का है। लोशन हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, तो लिक्विड सस्पेंशन ऑफ मेडिकेशन यूज टू जो आप स्किन पे अप्लाई करते हो, अभी अभी आप पर्सनल भी इसे यूज करते होंगे, तो ये सारे हमारे लिक्विड फॉर्म हो गए। अदर भी होते हैं लाइक एरोसॉल के फॉर्म में सीधा नेबुलाइजर के थ्रू लेना, तो ये अगर आप बहुत अच्छे से देखना चाहते हो बेसिकली नॉलेज के लिए या फिर एक बहुत अच्छे से वहाँ दिखा के पढ़ाई हो, तो वहाँ पे आप ज़रूर देखिएगा। ये यहाँ पे जितना इम्पोर्टेंट था वहाँ इतना मैं यहाँ पे बताई हूँ। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टर्मिनोलॉजी। इससे पहले है हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन 10 मार्क्स में इससे आते हैं और ये बहुत इजी भी है। बेसिकली यहाँ पे मुझे पता है ये सबको पता होगा, नर्सिंग फाउंडेशन में आप बहुत अच्छे से पढ़ के आते हो। यहाँ पे मैं बताऊँगी सिर्फ कि लिखना कैसे है। इसके बहुत सारे रूट हैं, जितने भी रूट हैं सबके बारे में देखेंगे। देयर आर वेरियस रूट थ्रू विच अ ड्रग कैन एडमिनिस्टर। बहुत सारे रूट है जिसके थ्रू ड्रग जो है, जिसके बारे में फार्माकोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं, तो वो जब तक हमारे बॉडी में आएगा नहीं तब तक काम करेगा कैसे। तो जिस रूट के थ्रू वो जा रहा है, पहले तो हमें देखें कि ड्रग है कैसा, एक कहाँ से आया। अब सब चीज़ें हम लोग जब देख लिए स्टेप बाय स्टेप, देखो आईएनसी बहुत अच्छे सिलेबस बनाता है, बहुत मज़ा आता है जब आप 1 से लास्ट चैप्टर पहुँचते हो। तो सबसे पहले आपको बताया डोज, ये ड्रग आया कहाँ से, ये कैसा होता है, इसका डोजेज फॉर्म बताया। इसके बाद अब आपको बॉडी तक भेजना है, तो जाएगा कैसे, वो रूट बता रहा है। इसके बाद स्टार्ट करेगा कि ये क्या करेगा, क्या बॉडी में जाके होती है। सो रूट में सिस्टमेटिक सबसे पहले इंटीरियर और पेरेंटल, जो कि पढ़ के आए हैं, बेसिकली यहाँ देखेंगे कैसे लिखना है। इसके बाद लोकल आता है, स्पेशलाइज आता है, बहुत सारे अभी रूट आ गए हैं तो उसके बारे में हम लोग भी देख लेंगे। सो सिस्टमेटिक पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें इंटीरियर, जिससे कि इसमें ओरल आता है, नॉर्मली आप माउथ से ले रहे हो तो ये ओरल रूट हो गया। नेक्स्ट सबलिंगुअल, टंग के अंदर रखना। नाइट्रोग्लिसरीन जो पिंक का आप देखे हो डब्बा में, नॉर्मली दे दिया जाता है जब भी कंडीशन हार्ट वाला हो तो ये हो गया सबलिंगुअल रूट। बक्कल, बक्कल में ये टीथ हो गया और ये हमारा चीक हो गया। इसके बीच अगर हम लोग ड्रग रखें तो ये बक्कल है। समटाइम जो डेंटेशन होते हैं वो डेंटल एडमिनिस्ट्रेशन टू टीथ, तो ये भी इंटीरियर रूट ही है। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप ना भी लिखोगे तो चलेगा। लास्ट हमारा रेक्टल आ जाता है, तो ये बाय रेक्टम। तो ये था हमारा इंटीरियर रूट। इंटीरियर रूट का मतलब क्या है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड। वही पैरेंटल रूट देखे तो ये इंटेस्टाइन को छोड़कर, इसोफेगस माउथ को छोड़कर अदर रूट जो हैं वो पैरेंटल में जाएंगे। सो जब आप पढ़े थे नर्सिंग फाउंडेशन में, तो वहाँ पे प्रोसीजर जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट था कि जब आप ड्रग लेके जाते हो पूरा अपना, ये बेसिकली नर्सिंग फाउंडेशन में हमें ये पढ़ना था कि कैसे ड्रग को देना है, जब तक पेशेंट ओरली ले ना ले तब कैसे वाटर दोगे, वहाँ पे बैठना है, देखना है कि पेशेंट कहीं उसे डिस्कार्ड ना कर दे। बट यहाँ पे आप देखोगे कि रूट से देना है ड्रग को, तो कौन सा रूट से हम लोग जब दे रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और दे रहे हैं तो उसका क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज होगा। क्योंकि नर्सिंग फाउंडेशन में आप सारी चीज़ प्रोसीजर को कि वहाँ पे आपको देना है और यहाँ पे चूज करना है कि जो हमें सबसे अच्छा हो, कैसा पेशेंट का कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है, ड्रग कैसा है, तो वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पे जानना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये हर एक ड्रग का एक एक आप लिखोगे तो आपके पास एग्ज़ाम में टाइम नहीं बचेगा। सो हम लोग वो एग्ज़ाम फ्रेंडली देखेंगे। इस तरह से आप बना सकते हो और टेबल बनाना बहुत अच्छा रहता है। ओरल रूट का एडवांटेज क्या है कि ये चीप है, इजी टू कंज्यूम, अच्छे से आप ले लोगे, सस्ता होता है, सेफेस्ट रूट है एडमिनिस्ट्रेशन का, कहीं भी इंजरी नहीं होता। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट जो है इसमें अलाउ है, आप खुद से ले सकते हो मेडिसिन, इनफैक्ट आप ही लेते हो।
पेशेंट खुद से लेता है। डिसएडवांटेज इसका क्या है, इसमें वॉमिटिंग जैसी सिम्टम दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि सिटीजेड सेंटर को इरिटेट करता है। अब आज ही हम लोग देखेंगे। सो इसमें ये देखने को मिलेगा, बस एक्सेप्ट एक दो ड्रग को। स्लो एब्जॉर्प्शन रहती है। एब्जॉर्प्शन आईवी के कंपैरिजन में देखें तो बहुत स्लो रहता है। स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन रहता है। ये जब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा, टिश्यू तक जाएगा नहीं, तब तक तो इसका काम स्टार्ट होगी नहीं, तो इसका एक्शन बहुत स्लो रहता है। कैन नॉट गिव एन अनकॉन्शियस पेशेंट, जो खुद से, जो टाइम पर्सन बैलेंस को लेकर ओरिएंटेड नहीं है, तो वो उसे कैसे स्वेलो करेगा? तो इनको हम लोग नहीं दे सकते, ऐसे पेशेंट को आप दे ही नहीं सकते हो ओरली रूट। पेरेंटल ही आपको चूज़ करना रहता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। नेक्स्ट सबलिंगुअल देखे थे, तो सबलिंगुअल का क्यों हम लोग देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन? इससे बहुत जल्दी एब्जॉर्प्शन, वहाँ पे जो भी वेन्स है उससे बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। इंटर डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, उसके बाद सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाता है, कहीं भी जाके इसको स्टमक में जाके स्टोर नहीं होना, ये एब्जॉर्प्शन के लिए इंटेस्टाइन में नहीं जाना, ये सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाता है। देयरफॉर क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन। और इसका जैसे देखिए कि एब्जॉर्प्शन ये सब होगा तब काम स्टार्ट करेगा, बट ये तो सीधा ब्लड स्ट्रीम में गया और अपना काम स्टार्ट कर देता, तो ये इसका एडवांटेज है। बट इसका भी डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? इनकॉन्वेनियंट है, अनप्लेजेंट टेस्ट होता है। बेसिकली ये टंग से ही, मतलब ये टेस्ट का पता चलता है, बट पेशेंट नहीं रखना चाहता और उसे लगता है फेंक दे, या फिर रखे रखे कई लोग तो उसे निगल जाते हैं, तो ये इनकॉन्वेनियंट हो जाता है, स्वैलो कर जाते हैं। लास्ट एक था तो स्पेशली गिवन इन चिल्ड्रन एंड पेशेंट हु एक्सपीरियंस वॉमिटिंग। चिल्ड्रन को बेसिकली वो माउथ से नहीं ले रहा है, आप दे ही नहीं सकते जब तक वो स्वैलो नहीं करेगा। या फिर कई पेशेंट ऐसे होते हैं उनको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा देखने को उनके अंदर मिलती है, तो अब उस कंडीशन में ये रेक्टल रूट को प्रीफर किया जाता है। प्रोलॉन्ग ड्रग एक्शन होता है, ये बहुत लंबे समय तक आप रेक्टल दे रहे हो तो उसका एक्शन देखने को मिलेगा। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, आप खुद बता दोगे कि इस टाइम पे बहुत, जिनको दे रहे हो पेशेंट बहुत ही एम्बैरेस फील करता है। नोट इनकॉन्वीनियंट टू, बेसिकली बच्चे लोग ही वो नहीं समझ पाते हैं तो ले लेंगे, नहीं तो नॉर्मल, तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब लेना ही नहीं चाहते लोग। स्लो एब्जॉर्प्शन होता है इसका, क्योंकि आप जिसका, एक बात आप ध्यान रखिएगा, जिसका एब्जॉर्प्शन स्लो होगा वो बहुत लंबे समय तक काम करेगा, धीरे धीरे काम करेगा तो लंबा तो जाएगा ही। नेक्स्ट आता है पैरेंटल रूट। पैरेंटल रूट, इंटेरल खत्म होता है, पैरेंटल हम लोग देख रहे हैं। पैरेंटल का मतलब क्या होता है कि ये इंटेरल, मतलब कि गया हमारा इंटेस्टाइन में, उसको छोड़ के अगर और कहीं जा रहा है तो वो है पैरेंटल रूट। इसमें दो आता है, इंजेक्शन और इन्हेलेशन का। तो इंजेक्शन सबसे पहले देखते हैं। इंजेक्शन में बहुत सारे रूट आते हैं, जिसमें कि सबसे पहले इंट्राडर्मल। ये 4 पॉइंट को आप क्लियर कर लीजिए, और एंगल वेंगल भी याद दिलवा देती हूँ, हालांकि नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ के आए हैं। ये हमारा हो गया ऊपर का डर्मल, इंट्राडर्मल हुआ। इसके बाद सबक्यूटेनियस, इसके बाद हम लोग वेन में जाता है, तब जाके मसल में जाता है। तो ये 4 पॉइंट क्लियर हो जाता है। और यहाँ पे हमारे लिए, एक नर्स के लिए, मतलब आप इंजेक्शन देते हो तो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंगल याद रखने का बस एक ही, ये 4 बनाओ, क्योंकि आप सबसे ऊपर में दे रहे हो तो एंगल क्या है, जैसे आप रखे हुए, अगर निडल को आप एंगल ऐसे कर लोगे तो भाई ऊपर वाले में नहीं है तो नीचे चला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 10 से 15 डिग्री होता है एंगल मेंटेन करना। यहाँ पे 25 डिग्री, यहाँ पे वेन में हो तो 45 डिग्री, यहाँ पे मसल में देना हो तो 90 डिग्री। आपको पूरा इस तरह से करना होगा, थोड़ा वैरी करता है, अब पेशेंट कैसे रहते हैं, मोटे हैं तो सबक्यूटेनियस में ही आपको 90 तक देना होगा। तो ये सारे एंगल भी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बता दी। इंट्राडर्मल क्या है कि इंजेक्शन टू, अगर आप डर्मिस से नीचे दे रहे हो तो वो इंटरडर्मल हो गया। एग्जाम्पल सब में एक डालिएगा, बहुत अच्छा रहता है। एग्जाम में एक लाइन लिखे उसका एग्जाम्पल दीजिए, बस इनफ, और बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। एग्जाम्पल में इसमें बीसीजी वैक्सीन है। सेकेंड सबक्यूटेनियस बिनीथ द स्किन और इन सबक्यूटेनियस टिश्यू। एग्जाम्पल इंसुलिन हम लोग कहाँ देते हैं, सबक्यूटेनियस में, तो ये रहा हमारा सबक्यूटेनियस रूट। नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर, जब हम लोग मसल्स में दे रहे हैं तो है इंट्रामस्कुलर, लाइक का डाइक्लोफेनाक सोडियम, जो कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। ये क्या होता है, यही पढ़ने आए तो मैं पढ़ाऊंगी, जिनको पता है अच्छा है, नहीं पता उनको भी पता चलेगा, हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट आता है इंट्रावेनस, जब हम लोग वेन में इंजेक्शन देते हैं। एग्जाम्पल देखें तो फ्रूशेमाइड, कब देंगे ये हम लोग सब देखेंगे, प्लीज़ डोंट वरी एंड पेशेंस रखिए। नेक्स्ट इंट्राथीकल आता है। इंट्राथीकल जब आप स्पाइनल कोड के अराउंड देते हैं तो वो इंट्राथीकल होता है, लाइक आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है तो ये इंट्राथीकल रूट में जाता है। नेक्स्ट इंट्राऑसियस आता है कि जब आप
बोन के अंदर दे रहे हो, बोन कैविटी में, मैरो में, तो वो मेडुलरी स्पेस में देते हो तो ये इंट्राओसियस आता है। यूज होलो बोर नीडल इनटू कॉर्टेक्स ऑफ बोन इनटू मेडुलरी, बोन का जो कॉर्टेक्स पार्ट है उससे अंदर से घुसाते हुए यहाँ मेडुलरी स्पेस में पहुंचाना, वो इंट्राओसियस। और इंट्राओसियस रूट इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी कंडीशन में। जब आप ड्रग देखोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कई बार आईवी नहीं दे सकते, तो और हम आपसे पूछा जाता है, नॉर्मल जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आप कौन सा रूट इस टाइम पे प्रेफर करोगे, तो वहाँ पे इंट्राओसियस बताया जाएगा। ये कहाँ दिया जा रहा है, यहाँ बस आप ओवरव्यू ले रहे हैं। नेक्स्ट है एपिड्यूरल। एपिड्यूरल जो है इनटू एपिड्यूरल स्पेस। एपिड्यूरल स्पेस आपको पता होना चाहिए एनाटॉमी से। ये जैसे कि यहाँ पे वर्टिब्रल कैनाल है, बोन एंड जैसे 3 लेयर है पैड। सबसे पहले ड्यूरामेटर, आर्गोनॉइड मैटर, पायामेटर। तो ये जो ड्यूरामेटर है और ये बोन के बीच का जो स्पेस होता है उसे एपिड्यूरल स्पेस। तो यहाँ पे जो हम लोग जब देंगे इंजेक्शन तो वो एपिड्यूरल स्पेस हो गया। कौन सा देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया। जब हमें बहुत बड़ा सर्जरी वर्जरी नहीं करना, छोटा सा इफेक्ट हमें चाहिए कि वहाँ का नर्व जो है वो काम ना करे, दर्द उन्हें फील ना हो, पेन फील ना हो, तो ये एपिड्यूरल उस टाइम पे हम लोग चूज करते हैं। नेक्स्ट आता है इंट्राकार्डियल। नीडल इंसर्टेड थ्रू अ मायोकार्डियम इनटू द कार्डियक चैम्बर। बहुत पहले एड्रेनल को सीधा कंडीशन ख़राब हो तो हम लोग मतलब इंट्राकार्डियल दे दिया जाता था, बट अभी इसे नहीं दिया जाता है, पहले यूज किया जाता था, तो वो इंट्राकार्डियल रूट था। नेक्स्ट आता है इंट्रा आर्ट्रियल। इसमें क्या है कि पर्टिकुलर टिश्यू ऑर्गन डिजायर आर्टरी में बेसिकली देना। सभी ऑर्गन में आर्टरी सप्लाई होती है तो सीधा उसी आर्टरी में भेज देना, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड के थ्रू ही वही ना टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो फिर इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर नहीं पता तो अभी हम लोग देखेंगे, हैव अ पेशेंस, बट अभी समझने की कोशिश कीजिएगा। सो एग्जांपल अगर देखें तो जैसे कि रीनल ट्यूमर रहता है तो ड्रग आर इंट्रोड्यूस इनटू सीधा रीनल आर्टरी में देना, जिससे कि इफेक्ट अपना दिखाए। तो ये इंट्रा आर्ट्रियल रूट हो गया कि आर्टरी में दिया जा रहा है। नेक्स्ट इंट्रा आर्टिकुलर है। ये आर्ट्रियल और आर्टिकुलर में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे इंट्रा एट्रियल आर्ट्रियल है और यहाँ पे आर्टिकुलर है, मीन्स कि ये ज्वाइंट में दिया जा रहा है। आर्टिकुलर, दो चीज़ों को जोड़ना, ज्वाइंट। सो ये इंट्रा आर्टिकुलर है। और जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जब AHN हम लोग देखे थे तो हाइड्रोकॉर्टिजन को कहाँ दिया जा रहा था, सीधा ही ज्वाइंट में। तो ये हमारा इंट्रा आर्टिकुलर ज्वाइंट होगा। नेक्स्ट है इंट्रा पेरिटोनियल। ये जो है वो पेरिटोनियल कैविटी में देना, लाइक अ कीमोथेरेपी। ओवेरियन कैंसर जब रहता है तो कीमोथेरेपी सीधा पेरिटोनियल कैविटी में दिया जाता है, तो ये इंट्रा पेरिटोनियल है। नेक्स्ट रेट्रोबल्बर, अभी तक आप नाम नहीं सुने होंगे। ये क्या है, बिहाइंड द पोन्स और बिहाइंड द आई वॉल, जैसे कि क्लोरप्रोनाजाइन दिया जाता है पेनफुल ब्लाइंड आई में। देखिए ये रेट्रोबल्बर क्या है कि ऐसे नॉर्मल आई है, यहाँ पे नोज है, इंजेक्शन को यहाँ से, ये आपका आई हो गया, इधर यहाँ से ऐसे इंसर्ट किया जाता है, इसे रेट्रोबल्बर बोला जाता है। एग्जाम्पल क्लोरप्रोमाजाइन पेनफुल ब्लाइंड आई में पेन को ठीक करने में ये हेल्पफुल रहता है, तो इस टाइम पे दिया जाता है। हम लोग अभी देख रहे हैं पेरेंटल का इंजेक्शन देख रहे थे, तो पेरेंटल का इंजेक्शन में जितना भी था वो मैं आपको बताई। इसी के अंदर पेरेंटल के अंदर ही इन्हेलेशन आता है। तो इन्हेलेशन में क्या है कि ब्रीथ इन टू लंग्स। देखिए इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत लोगों को लगेगा कि यूजुअली थ्रू माउथ एंड नोज, बहुत की माउथ के थ्रू दे रहे तो ये तो इंटेरल में आना चाहिए, बट इंटेरल का मतलब समझिए इंटेस्टाइन में जाना। इंटेस्टाइन को छोड़ के अदर जगह पे जा रहा है, लाइक ये लंग्स में जाता है इन्हेलेशन के थ्रू, तो ये पेरेंटल रूट में ही आता है, इंटेरल से अलग हो गया। एग्जाम्पल अगर देखें तो इन्हेलेशन एनेस्थेसिया या फिर साल्बुटामोल जो कि नेबुलाइजेशन के थ्रू दिया जाता है ब्रोंकस को डायलेट करने के लिए, तो ये जो है वो पेरेंटल रूट है। अब हमें यहाँ इसका भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना फार्माकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सबका अगर आपके पास टाइम है तो आप लिख सकते हैं कि IM का क्या है, IV का क्या है। नॉर्मली मैं बता देती हूँ कि इंजेक्शन का क्या डिसएडवांटेज है और एडवांटेज है, और इन्हेलेशन का जो कि पेरेंटल में आता है। तो इंजेक्शन का देखें तो सबको पता है कि इसका एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा हाई रहता है। ये कहीं से भी मतलब चाहे अदर रूट कितना भी आप देख लीजिए, IV अगर आप देते हो तो सबसे ज़्यादा इसका एब्जॉर्प्शन रहेगा। लार्ज क्वांटिटी जो है हम लोग दे सकते हैं अदर रूट के कंपैरिजन में देखें तो आप सीधा किसी को अगर बोलस फॉर्म देना है तो सीधा हम लोग IV ही देते हैं या पेरेंटल ही चूज करते हैं। हाईली सूटेड फॉर अनकॉन्शियस एंड अनकोऑपरेटिव, जो
जिनको ओरली आप नहीं दे पा रहे थे उनको भी हम लोग आईवी मतलब ये पैरेंटल रूट ही प्रेफर करते हैं। द डोजेस कैन बी सेट पर परमिशेबल लिमिट एंड रिक्वायर्ड, मतलब जितना चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग सेट हम लोग इसमें कर सकते हैं। बहुत सारे ड्रॉपेज सब आते हैं तो कितना देना है कैलकुलेट अच्छे से हम लोग करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें एब्सेस फॉर्मेशन का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। जिस साइड पे आप इंजेक्शन दे रहे हो वहाँ इंजरी होने का वो सब देखने को मिलता है। और इसमें एक बात और है कि पैरेंटल में खुद से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट सबक्यूटेनियस, बिकॉज सबक्यूटेनियस में आप खुद मैसेज मतलब कमेंट में मेरे पे सवाल उठाने लगोगे। फिर हम इंसुलिन देखे हैं कि मतलब सबक्यूटेनियस खुद से पेशेंट लेते हैं तो वो एक्सेप्शन है, उसमें हाँ दिया जाता है सबक्यूटेनियस, बाकी अदर रूट में खुद से नहीं ले सकता है जिनको मतलब पेशेंट। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, जैसे कि ओरली अगर देखें तो ड्रग लिया और डाल सीधा माउथ के में लिया, बट इसमें क्या है कि जिस रूट से आप दे रहे हो वहाँ पे सेप्टिक टेक्निक आपको मेंटेन करना ही करना है। जिनको नहीं पता आप इन्फेक्शन कंट्रोल पढ़िए, माइक्रोबायोलॉजी देखिए, पूरा प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे। इनहेलेशन नेक्स्ट था हमारा, तो इसका क्या है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो इसका क्विक एब्जॉर्प्शन होता है, एक्शन बहुत जल्दी देखने को मिलता है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है, खुद से भी ये इनहेलेशन किया जाता है, इन्हें खुद से ही लोग करते हैं। नेक्स्ट है मे लीड टू इन्फ्लामेशन। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इन्फ्लामेशन देखने को इस ड्रग के वजह से देखने को मिल सकता है। लिमिटेड फ्यू ड्रग, अब इन्हेलेशन रूट से आप कितने लंग्स के लिए कितने ही मेडिसिन आप ले सकते हो, तो बहुत कम के लिए इसे यूज़ किया जाना। ओनली स्मॉल डोज कैन बी एडमिनिस्टर, बहुत ही कम डोज इससे एडमिनिस्टर किया जाता है। सो इसके डिसएडवांटेज हो गए। मेन यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा कि आपके पास टाइम है या फिर आप लिखना चाहते हो आईवी का अलग एडवांटेज, आईएम का अलग, और आईएम आई सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल था हमारा। तो एक ही बात बस याद रखना है, आईवी का एक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो सबसे हाई होता है कि सीधा ब्लड में गया तो ये सबसे जल्दी काम शुरू कर देगा, बेसिकली 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर ही। आईएम जो है उसके बाद इसका आता है कि मतलब ये जो है वो बेसिकली 15 से 20 मिनट ऐसा लगाएगा, वैरी कर सकता है। अगर आप देखोगे तो रैंडम मैं बता रही हूँ कि आईवी के बाद आप आईएम प्रेफर करोगे जो कि एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जल्दी दिखाता है। इसके बाद सबक्यूटेनियस देखे तो आवर लगा सकता है, और इंट्राडर्मल तो आप अगर याद है आपको टीवी का जो हम लोग देखे थे ये टेस्ट करके ट्यूबरकुलिन टेस्ट, तो 72 घंटे बाद पेशेंट को बुलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई आर्टरी नहीं होती, जैसे धीरे धीरे आर्टरी में जाएगा फिर अपना एक्शन दिखाएगा। तो ये आईवी क्योंकि सीधा वेन में दे रहे हो, आईएम में वहाँ पे मसल को जो आर्टरी सप्लाई करेगी उसमें चला जाएगा ब्लड, सबक्यूटेनियस में वो धीरे ही आएगा तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ब्लड में आने के पास, स्किन के पास जो है वेसल्स। और इंट्राडर्मल में तो इससे भी ऊपर रहता है इंट्राडर्मल, तो इसको और भी बहुत टाइम लग जाता है। तो यही इंपॉर्टेंट था और आप ध्यान रखिएगा हमेशा। सो मेन रूट तो हमारे लिए इंटीरियर और पैरेंट्रल ही इम्पॉर्टेंट है, बट कुछ लोकल एंड स्पेशलाइज भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि फार्माकोलॉजी में आप ड्रग को एडमिनिस्टर करते हो, नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो सारा रूट आपको पता होना चाहिए। तो लोकल रूट अगर हम लोग देखें तो टॉपिकल रूट आता है जिसमें कि ड्रग टू द बॉडी सरफेस स्किन लोकल एक्शन के लिए, लाइक हम लोग स्किन पॉविडीन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन में जो आई ड्रॉप डाला जाता है, तो ये टॉपिकल रूट इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसडर्मल रूट, तो ड्रग डिलीवर थ्रू द स्किन बाय पैचेस, लाइक अ डाइक्लोफेनेक का पैच आता है कि सीधा अगर पेन है तो वहाँ पे लगा दिया जाएगा पैच को, तो ये ट्रांसडर्मल है। लास्ट है लोकल रूट में वजाइनल रूट, जिसमें कि सपोजिटरी या फिर जेली हम लोग सपोजिटरी में पढ़े थे, तो ये सारे लोकल हो गए। एक है लास्ट वाला हमारा स्पेशलाइज्ड, इसमें भी कुछ कुछ टर्म आपको याद रहना ज़रूरी है, आप डेली लाइफ में देखोगे हॉस्पिटल में। तो ये आता है इसमें ऑकुशर्ट, ये क्या है बेनीथ लोअर आईलिड, जैसे कि पिलोकार्पिन को ग्लूकोमा में यूज़ किया जाता है, ये इंट्राक्रैनियल प्रेशर को डिक्रीज करता है। इसमें क्या होगा, ये जो आपका आई हुआ, ये जो नीचे वाला आईलिड है यहाँ पे डाला जाता है। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेशन, ये क्या है इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को डालना जो कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। तो ऐसे ऐसे टर्म इंपॉर्टेंट है, आजकल सीधा मतलब इंट्रायूटेराइन यूट्रस में डाल दिया जाता है, तो ये रूट भी आपको पता होना चाहिए। इंट्रा सर्वाइकल, इंडो सर्वाइकल भी इसे बोलते हैं, इसमें जो है वो सर्विक्स में सीधा डालना मेडिसिन को। इंट्रा ट्रैकियल जो कि सीधा ट्रैकिया में एडमिनिस्टर अगर हम लोग करें तो इंट्रा ट्रैकियल बोला जाएगा। इसके बाद एक्स्ट्रा इम्यूनियोटिक आता है कि बच्चा जो इम्यूनियोटिक सैक में है वहाँ पे अगर आप
ड्रग को डाल रहे हो तो ये एक्स्ट्रा एमनियोटिक बोला जाएगा रूट। नेक्स्ट आता है मोनोक्लोनल। एक इंट्रा एमनियोटिक भी आता है कि अगर आप एमनियोटिक सैक के अंदर जा रहे हो तो ये इंट्रा एमनियोटिक बोला जाएगा। लास्ट टाइम हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक, ये जो है यूज किया जाता है टारगेटेड डिलीवरी, बेसिकली बेबी वाला नहीं, एंटी कैंसर ड्रग को हमें डिलीवर करना हो तो इस टाइम पे यूज किया जाएगा। तो ये बस था आपको अब तक का जितना मतलब आप देखोगे या फिर स्पेशल रूट हो या फिर नॉर्मल, वो सारे हम लोग डिस्कस किए। एग्जाम में इतना ना याद रहे तो ये सिस्टमेटिक का इंटेरर पैरेंटल आप अच्छे से एडवांटेज डिसएडवांटेज सबको पता रखिएगा, क्योंकि ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अब हमें देखना है टर्मिनोलॉजी यूज। मीन्स कि इतने सारे चैप्टर है। अब माइक्रोबायोलॉजी भी जब मैं पढ़ाई थी तो वहाँ पे भी हमें टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ना था। लिटरली बता रही हूँ या फिर ऑनेस्टली, मतलब ये क्वेश्चन तो नहीं ही आएगा टर्मिनोलॉजी यूज, बट ये आप आगे जब चैप्टर में पढ़ोगे अंदर जाओगे तो ये आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव रहेगा कि कोई टर्म ऐसा आ जाएगा जो आपको नहीं पता रहेगा, उसका मीनिंग क्या निकल रहा है वो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो को बहुत भी लंबा नहीं करना, 15 से 17 देखेंगे सिर्फ, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो सबसे पहले तो एनाल्जेसिक ए से स्टार्ट करेंगे और जेड तक जाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही टर्मिनोलॉजी जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ा जाता है। एनाल्जेसिक में ड्रग जो कि एनाल्जेसिक जब भी वर्ड आएगा ये ड्रग के बारे में पढ़ना है हमें, तो वैसे ड्रग जो पेन को रिलीव करे तो उसे हम लोग एनाल्जेसिक बोलते हैं। एनाफाइलेक्सिस ये क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसके बारे में आप पढ़े हो माइक्रोबायोलॉजी में। विच अकर टू इंजेक्शन ऑफ ड्रग एनी फॉरेन प्रोटीन मटेरियल, तो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो टाइप 1 था एनाफाइलेक्सिस उसे बोला जाता है। एंटागोनिस्ट नेक्स्ट है, ये नो एक्शन इटसेल्फ बट इंटरफेयर विथ एक्शन ऑफ अदर ड्रग। इसमें क्या होगा इसके बारे में बहुत अच्छे से देखेंगे इस चैप्टर में। बेसिकली ये करता क्या है कि एक ड्रग जो बेचारा जाके काम कर रहा है उसको जाके डिस्टर्ब, खुद वो कुछ काम नहीं करेगा, बस इसको कुछ नहीं करने देगा, ये इसको एंटागोनिस्ट हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट एंटीडोट है, ये जो है केमिकल विच काउंटर एक्ट ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग एंड केमिकल इज कॉल्ड एंटीडोट, कि दूसरे के खिलाफ, मतलब ये जाके कुछ काम करेगा, जैसे ये भी जा रहा है उसको काम नहीं करने दे रहा है, बट ये कुछ काम नहीं कर रहा था बट ये काम करता है अगेंस्ट में ड्रग। जैसे जब भी पॉइजनस हो जाता है तो एंटीडोट वहाँ पे हम लोग चारकोल देते हैं, तो ये या फिर बहुत सारे ड्रग का आप एंटीडोट पढ़ोगे तो ये इसका सिंपल सा आप ध्यान रखिएगा कि ये जाके काम कर रहा है, जब भी किसी का हार्मफुल इफेक्ट है तो उसको जाके वो रोकेगा, काउंटर एक्ट उसके अगेंस्ट काम करेगा। फिफ्थ है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या है, ऑब्टेन द डिजॉल्विंग वन और मोर ड्रग इन वाटर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वाटर में अगर आपने कोई चीज़ मिलाया है, लाइक सलाइन सॉल्यूशन जो वो एक्वस सॉल्यूशन ही है कि उसमें आपने NaCl डाला है, नॉर्मल सलाइन उसको बनाया है। नेक्स्ट है ब्रांड नेम। हमेशा आप देखोगे ब्रांड नेम, केमिकल नेम, जेनरिक नेम, भैया ये क्या होता है, कुछ नहीं, आज ही बता दे रही हूँ, और सिंपल और कुछ भी नहीं देखना। सबसे पहले एक है केमिकल नेम, जैसे कि ये हमारे पास पैरासीटामोल का आ गया, उसी का हम लोग PCM का ही एग्जाम्पल लेंगे। तो उसमें क्या है कि उसका एक केमिकल नेम कब होता है, एक केमिकल है, ब्रांड है और जेनरिक नेम, 3 तरह का आप नाम देखोगे। तो केमिकल में है कि जब ड्रग का जिससे वो बना है केमिकल इंग्रेडिएंट से उसके अकॉर्डिंग उसको नाम देना, तो वो केमिकल नेम की जिस केमिकल से बना है उस तरह का नाम बहुत अच्छा होता है कि हाँ इस केमिकल से है और इसका यही नाम है। ब्रांड नेम में क्या होता है कि जो बनाया है, जिस कंपनी ने इस ड्रग को बनाया है वो अपना ब्रांड दे देगा। लाइक जूते का बहुत सारा ब्रांड होता है कि कौन बनाया। एक आता है जेनरिक नेम। जेनरिक नेम जो है वो पूरे दुनिया में, मतलब वो ड्रग का वही नाम रहेगा। अब ये क्या है और कब ऐसा होता है और कब ब्रांड खाना चाहिए कब जेनरिक खाना चाहिए, तो देखिए एक ड्रग मैं लेती हूँ PCM का, एसिटामिनोफेन। जब ये PCM पहली बार ढूंढा गया, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी है और बना रही है ड्रग, तो जब इसका कुछ नहीं पता, एक ड्रग बनाया, अब ड्रग जब बनता है ना तो उसका पूरा वो चेक किया जाता है कि ये कितना इफेक्टिव है, कैसे काम करेगा, तो और इसे अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। जब तक अप्रूवल ना मिले तब तक ये ब्रांड नेम जो बनाया है बेचारा नहीं दे सकता।
तो ये बनने से पहले जिस केमिकल से बना है उसका सीधा नाम पड़, जब ये गया अप्रूवल होके आ गया तो फिर अपना ये ब्रांड के मतलब ये मार्केट में अब आने वाला है, मैंने इसे बनाया है, तो जो बनाया जैसे कि मेरा पमी प्रकाश नाम है, मैंने ड्रग बना दी और उसे ये बहुत अच्छा है और अब जब भेज रही हूँ तो ये अपना कुछ नाम दे दी, मैं अपने अकॉर्डिंग दे दी, तो ये ब्रांड नेम हो गया। नेक्स्ट आता है जेनरिक नेम। जेनरिक नेम क्या है कि जो ब्रांड जो भी बनाता है ना ड्रग को, ये सारा काम किया बेचारा, क्या कैसे वो बना, कितना मॉलिक्यूल उसमें लगा, कितना कॉम्पोजिशन की, किसी जैसे पीसीएम काम कैसे करेगा, वो सब कुछ ये जो बनाया ब्रांड नेम। जेनरिक नेम, जेनरिक क्या करता है कि इसका कॉपी कर लेता है कि आपने जो जो डाला हम भी डाल लेते हैं। तो अब बताओ, ये कुछ काम नहीं करता। और ये अब ऐसा नहीं है, जेनरिक नेम में एक मिथ भी है कि आपको ड्रग जेनरिक खाएंगे तो वैसा नहीं रहता, रहता है वैसा ही रहता है। आप एक मेडिकल स्टूडेंट तो आपको पता होना चाहिए कि जेनरिक में भी वही सारे इंग्रेडिएंट रहेंगे, बट ये क्योंकि मॉलिक्यूलर का हर एक स्ट्रेंथ को, हर एक फैक्टर को देखते हैं कि कहाँ कैसे काम कर रहा है, बट ये सिर्फ कॉपी कर लेता है। तो अब क्या है, तो ऐसे में तो एक बात आएगा ना कि लाइक मैं आपको नोट्स दे रही हूँ, नोट्स इसका व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाता है। अब नोट्स की बात आएगी तो मैं बता दूँ कि अगर आप नोट्स नहीं बना पाते हो तो लेक्चर भी देख के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क्स कर सकते हो, आप सीधा कॉन्सेंट्रेट होकर सुनते हो, फोकस देते हो तो पूरे अच्छे तरह से जितने भी यूनिट का नोट्स है जैसे अकॉर्डिंग का आईएनसी का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट मिलेगा लास्ट टाइम गाइडेंस के लिए, जो कि 10 ईयर पीवाईक्यू सर्च जो लेटेस्ट पेपर है उसके अकॉर्डिंग है। 10 ईयर पीवाईक्यू भी उसमें रहेगा ताकि आप 2 पेपर प्रैक्टिस कर लो कि क्वेश्चन कैसे हम मैनेज टाइम कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें फार्मा पैथोजेनेटिक की सब रहेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, तो वो सब व्हाट्सएप पे है। तो जैसे कि मैं आपको बता कह रही थी कि ब्रांड नेम कि मैंने आपको नोट्स दिया, अब इसमें क्या होगा कि आप एक स्टूडेंट हो, आपको मैं दे दी, उसी में से कोई जो है वो उस नोट्स के साथ मतलब कुछ भी करने लगे, मतलब कि ये मेरा हो गया, हालांकि ये गलत है ना, हम आपको दे रहे हैं, मतलब मेरा मेहनत बहुत रात जगना और ये करके एक स्टूडेंट के लिए क्या करना, और आप क्या कर रहे हो, मतलब कोई दूसरा चैनल की ये मेरा नोट्स लेके और इसी नोट्स को बच्चे में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ये तो गलत बात है। इसी तरह से ये करता है, तो मतलब अब मैं क्या करूँगी, मेरा मेहनत तो पानी में गया, और मतलब काम करे कोई और, इन्वेस्टमेंट करे कोई और उसका फ़ायदा उठा ले कोई और, तो अब मुझे कुछ तो करना होगा। अभी मेरे साथ ऐसा हुआ, एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, इसलिए बहुत अच्छा एग्जांपल मिल गया, भैया बहुत खतरनाक लोग हैं, भाई अपना काम करो और अपने तरह से जियो और जीने दो। सो अब इसको कोई ना कोई, जैसे मैं भी कोई ना कोई रूल तो लगाऊंगी, जैसे नोट्स अगर मैं आपको दे रही हूँ तो उसमें कुछ तो डेटा है कि अगर आप कहीं और भेजते हो तो आप हमें पता चल जाएगा। तो इसी तरह से ब्रांड नेम अपने लिए एक नियम बना के रखा है कि क्योंकि मैं ड्रग को बनाए हुए इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया हूँ, तो इसके पास 20 साल का टाइम रहता है कि ये ड्रग को कोई जेनरिक और कोई कॉपी नहीं करेगा जब तक हमारा पैसा वसूल नहीं होता। तो 20 साल तक ये जो है वो ऐसे ही रहेगा, और इसके बाद अब कई 20 या फिर 25 ईयर है, ये चेंज मिलेगा आपको, वेरिएशन। तो इसके बाद वो मार्केट में आता है और वो जेनरिक बन जाता है, उसकी उसी का कॉपी की, मतलब ये ड्रग बहुत सेफ है और उसी का कॉम्पोजिशन बस कॉपी कर रहा है, तो ये सस्ता मिलता है। तो ये हो गया ब्रांड, जेनरिक और केमिकल। आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। सो वही ब्रांड नेम है कि गिवन बाय मैन्युफैक्चरर और फार्मास्यूटिकल कंपनी, पर्टिकुलर ड्रग जो बनाया उसको नाम दे देना, बस वही है ब्रांड नेम। बोलस नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आता है, आपको सिंगल लार्ज डोज अगर देना है, रैपिडली एडमिनिस्टर अगर करना हो तो उसे हम लोग बोलस बोलते हैं, आईवी दिया जाता है। नेक्स्ट केमिकल नेम है, केमिकल नेम असाइन बाय द मैन्युफैक्चर टू फॉर्मूला बिफोर गेटिंग अप्रूव नेम। नाम अप्रूव नहीं हुआ है, जब तक वो अपना नाम देगा नहीं तब तक जिससे वो इंग्रेडिएंट केमिकल से बनाए हैं वो नेम दे देना, तो वो केमिकल नेम कहलाता है। नेक्स्ट आता है डिपोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर ड्रग में आप देखोगे, लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन ऑफ रिलीज मेडिकेशन स्लोली ओवर टाइम, मतलब इंजेक्शन कर देते तो धीरे धीरे अपना इफेक्ट दिखाते हैं, जिसको हम लोग डिपोट बोलते हैं, और ये टर्म आएगा आपको आगे पढ़ने के लिए। सो इसी रीजन की वजह से आपको टर्मिनोलॉजी बता दिया जा रहा है। नेक्स्ट है जेनरिक नेम, यह जो है बाय विच द ड्रग नोन कॉमनली द सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड में एक ही होंगे और बेसिकली कॉपी कर लेता है। इट्रोजेनिक कंडीशन ऑफ डिजीज विच इज फिजिशियन इंड्यूस्ड एंड इज ड्यू टू फंक्शनल डिस्टर्बेंस caused by the during treatment and persistent
even after offering the drug has been withdrawn, example peptic ulcer। आप बहुत कंफ्यूज हो गए। इट्रोजेनिक इन्फेक्शन में आप क्या पढ़ रहे थे कि पेशेंट में मतलब पेशेंट को हॉस्पिटल में आने की वजह से ये सर्जरी की वजह से इन्फेक्शन देखने को मिल रही है, वो मेडिकल की वजह से ऐसा हुआ, ट्रीटमेंट पर्पस की वजह से वो ऐसा हुआ। तो वही इसमें इट्रोजेनिक है कि ड्रग की वजह से कंडीशन देखने को मिल, लाइक आप नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग बहुत लंबे समय से लेते हो तो पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन। ये क्या है कि एड एबनॉर्मल अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शन टू ड्रग और यूनिक टू एन इंडिविजुअल। तो इसे इडियोसिंक्रेटिक, जब एडवर्स रिएक्शन आपको बताऊंगी तो ये फिर से टर्म आएगा कि मतलब कोई जैसे साइड इफेक्ट तो फिर भी बता दिया जाता है और वो प्रेडिक्टेबल रहता है कि हाँ ड्रग दे रहे हैं तो वॉमिटिंग हो सकती है, बट ऐसा कि मतलब स्पेसिफिक यूनिक इंडिविजुअल में चाहे उसका जेनेटिक का कोई प्रॉब्लम था या फिर उसके अंदर बॉडी के अंदर ऐसा कुछ वो ड्रग कर दिया जो कि बहुत खतरनाक है, तो ये इडियोसिंक्रेटिक हो गया। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी लोडिंग डोज। तो लोडिंग डोज क्या होता है? एडमिनिस्टर ड्रग एट अ हायर दैन रूटीनली यूज डोज, इट इज अ गिवन टू अचीव अ रिक्वायरमेंट ऑफ पीक लेवल इन ब्लड। सो इसमें कुछ नहीं, ध्यान रखना बस इतना सा कि बहुत सारे ड्रग ऐसे होते हैं कि आपको जब फर्स्ट टाइम आप दे रहे हो ना तो ऐसा कुछ जैसे टिश्यू में जाके पहले वो रहेगा और इसके बाद वो काम करना स्टार्ट करेगा। तो पहले इसे लोड कर दिया जाता है, टिश्यू का अगर काम है तो इसको पूरे अच्छे से खिला पिला दिया जाएगा और इसके बाद ब्लड में रहने के लिए कि मतलब आप अपना इफेक्ट दिखाने के लिए अब बार बार आप जो दूसरा दोगे तो वो रूटीनली डोज में आता है। तो उससे पहले एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग एट अ हायर देन रूटीनली डोज। बहुत सारे ड्रग में आप जैसे जैसे आगे मैं पढ़ाऊंगी कि लोडिंग डोज इतना है कि पहला बार में इतना आपको देना होगा, उसके बाद रूटीनली कम हो जाता है। इट गिवन टू अचीव रिक्वायर्ड पीक लेवल इन ब्लड, कि मतलब कितना देने के बाद टिश्यू में वो चला गया तो पीक लेवल कैसे आएगा। हालांकि लोडिंग डोज में जब अंदर डिजीज में जो ड्रग्स बताऊंगी या फिर ड्रग्स स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन बताऊंगी तो वहाँ पे आपको लोडिंग डोज फिर से पढ़ना होगा, बट अभी यहाँ बता देती हूँ। लाइक आपके कॉलेज का फ़ी है और जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनका फ़ी बहुत हाई है और एक आपका पैकेट खर्च होता है। तो मतलब जब आप पहली बार आपके पापा आपके एडमिशन करवाए थे तो उनको कॉलेज फ़ी भी देना पड़ा था और सारा चीज़ मतलब कॉलेज के देने के बाद आपको कुछ पैकेट खर्च दे दिए थे। तो अगर कॉलेज का पूरा दे दे और आपको पैकेट खर्च फिर कितना देना होगा, मतलब आपके हॉस्टल के लिए ऐसे यहाँ पे 1 लाख जैसे कि जमा करना पड़ा और इसके बाद आपको 5 से 6 थाउजेंड देना पड़ रहा है। तो ये जो है वो लोडिंग डोज है कि एक बार लोड कर दिया गया ये जो भी आपका कॉलेज है, इसके बाद आपको रूटीनली आपके खर्च के लिए दिया जा रहा है। तो होपफुली आपका ये क्लियर रहेगा और भी हम लोग ड्रग के साथ देखेंगे। नेक्स्ट आता है पॉइजनिंग, ओवरडोज ऑफ ड्रग दैट कॉज डैमेज द मल्टीपल बॉडी सिस्टम एंड द पोटेंशियल फॉर फैटल रिएक्शन, कि आपने ड्रग को इतना ज़्यादा दे के वो पॉइजन कर दिया, बहुत ज़्यादा फैटल रिएक्शन उसके वजह से देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आता है साइड इफेक्ट। तो एनी अनडिजायरेबल एक्शन विच द अकर, मतलब थेराप्यूटिक डोज के लिए आप दिए हैं बट वॉमिटिंग देखने को मिल रहा है, थकावट देखने को मिल रहा है, तो ये साइड इफेक्ट होता है जो कि हर एक ड्रग का हमें पढ़ना होता है। ये है सेकेंड लास्ट की थेराप्यूटिक इफेक्ट। A dose of drug which provide biological effect improvement of medical illness। थेराप्यूटिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि मतलब ट्रीटमेंट पर्पज से जो जिसके लिए आप दे रहे हो वो एक्शन दिखाना, तो ये थेराप्यूटिक इफेक्ट है। टॉलरेंस लास्ट है हमारा। तो ये क्या है? द प्रोग्रेस डिक्रीज ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग ड्यू टू द रिपीटेटिव। इसके बारे में फिर से पढ़ेंगे कि मतलब अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो, जैसे कि बताई थी कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट हमारा बॉडी का यही है कि अगर जैसा इन्वायरमेंट में रहोगे पहले तो आपको बहुत ख़राब लगेगा, फिर इसको जो ड्रग दे रहा हो बॉडी को उसको इससे ये जो वो कह रहा है जैसा वो है उसके थ्रू वो काम कर दे रहा है, बट लास्ट में ऐसा होगा कि तुम आओ जाओ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये टॉलरेंस बोला जाता है। अब टर्मिनोलॉजी के बाद हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, एब्रिविएशन, प्रिस्क्रिप्शन, ड्रग कैलकुलेशन, वेट एंड मेजर। ये सारे पॉइंट को देख लेते हैं। इसके बाद हमें फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक की ओर चलना होगा। सॉरी, अब भी मेज पे पानी गिर गया। सो हम लोग देख लेते हैं, अभी तो विजुअल होगा, फिर से मैं नोट्स में आपको अच्छे से मिल जाएगा। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग क्या है? अब ना मतलब ऐसा है कि जैसे आप कॉलेज में आए, ड्रग बहुत सारा है, तो अब इतने सारे ड्रग हैं, कौन सा डिजीज कंडीशन में देना है, कैसा ये काम करता है, उसके अकॉर्डिंग इसको ये क्लासिफाई करना पड़ा। जैसे कि नॉर्मल आप समझिए कि अभी आप कॉलेज में हो, 400 स्टूडेंट होंगे,
अगर ये नहीं रहता कि सेमेस्टर 1 के ये बच्चे हैं, जीएनएम के हैं, ये सेमेस्टर 2 के हैं, तो होता क्या कि एक टीचर जाती और आपके क्लास में जाती, वो उनको थर्ड सेम को पढ़ाना है कि सेकंड सेम को पढ़ाना है, जीएनएम को पढ़ाना है, उनको पता ही नहीं है, वो बस पढ़ा रही है। तो अगर वो पढ़ा रही हैं तो वो पढ़ा रही है जीएनएम को, तो थर्ड सेम उसमें इंटरेस्टेड रहेगा या फिर उनके लिए वो हेल्पफुल रहेगा उनके एग्ज़ाम के लिए। तो उसी तरह से कि ड्रग तो इतने सारे हैं, तो अब कौन सा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि कोई भी ड्रग उठा के दे दोगे वो किसी और ये डिजीज़ के लिए है, बट इनके लिए तो वो अच्छा नहीं रहेगा। सो वही चीज़ों के लिए कि मतलब इतने सारे ड्रग है कि इनमें कौन सा देना है, कौन सा पेन में काम करेगा, कौन फीवर में काम करेगा, कौन डायबिटिक मेलाइटस में काम करेगा, कौन कि बीपी हाई हो तो काम करेगा। तो उसके लिए क्लासिफाई किया गया कि कौन से कहाँ पे काम करते हैं, ताकि जब भी किसी को पेन हो तो आप एनाल्जेसिक उठाओ, ना कि एंटी हाइपरटेंसिव जाके दे दो। तो इसीलिए क्लासिफाई किया गया, और क्लासिफिकेशन आप अंदर बहुत पढ़ोगे। और जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ी थी ना, तो हम सोचते थे कि भाई ये क्लासिफिकेशन क्या होता है और क्यों क्लासिफाई किया गया है, बट इसका बहुत मतलब इम्पोर्टेंस है और बहुत अच्छा मतलब हमारे लिए कि मतलब हमें पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, इजी वे में सारा चीज़ रहे, इसीलिए क्लासिफाई किया गया है। सो क्या है, द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द वास्ट अवेलेबल मेडिकेशन इनटू द मैनेजेबल कैटेगरी। बहुत सारे ड्रग जो है उसे मैनेजेबल कैटेगरी में लाया जा रहा है इस क्लासिफिकेशन के थ्रू। तो ये जो डन किया गया है वो सेवरल क्राइटेरिया है। बहुत बुरा लग रहा है, नोट्स बनाने में बहुत ही लगता है, और अगर ऐसा हो तो सो ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, कि मतलब आप दिए तो उसके वजह से इफेक्ट आएगा कि ड्रग है वो, फार्माकोलॉजी में आप ड्रग के बारे में पढ़ रहे हो तो वो ड्रग का इफेक्ट कैसा आएगा। तो इसमें जो है रेफर टू हाउ ड्रग अफेक्ट सेल टिश्यू सिस्टम, मतलब बॉडी के अंदर गया तो सेल टिश्यू सिस्टम पे क्या इफेक्ट दिखाएगा इन द बॉडी। इसमें जो है वो क्लासिफिकेशन आप पढ़ रहे हो, ध्यान रखिएगा। आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, आपके सीनियर फोर्थ सेमेस्टर में हैं, तो थर्ड सेमेस्टर में कैसे स्टूडेंट है जिनको थर्ड सेम वाला पूरा सब्जेक्ट चाहिए। तो उसी तरह से अगर ये हम लोग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में देखें तो ये एक ही जैसे सिमिलर इफेक्ट वाले रहेंगे, जैसे कि एनाल्जेसिक, जो मेडिसिन पेन को रिलीव करेंगे उसको हम लोग एनाल्जेसिक बोलेंगे। लाइक मॉर्फिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, एसिटामिनोफेन हो गया, तो ये सब पेन को रिलीव करते हैं, तो इन्हें हम लोग एनाल्जेसिक बोलते हैं। जब भी पेन किसी को हो रहा है तो इसमें से कोई भी आप दे सकते हो, एनाल्जेसिक है कि पेन को रिलीव करेगा। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें तो ब्रोंकोडाइलेटर, लाइक ये क्या करते हैं, डायलेट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, लाइक एल्ब्यूट्रॉल, साल्मेट्रॉल। तो ये बहुत सारे ड्रग होते हैं जो कि ब्रोंकस को डायलेट करेंगे, अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखा है तो उसे डायलेट कर देंगे, और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है और आगे हम लोग देखेंगे। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। इसमें क्या है, जैसे इसमें देखिए कि गया और क्या किया, अब इसमें है कि मैकेनिज्म क्या करेगा। इसमें इस ड्रग प्रोड्यूस थेराप्यूटिक इफेक्ट इन अ स्पेसिफिक वे, इसमें नॉर्मल आप एक्शन देख लेते हो, और वही जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात आती है ना, तो उसमें आप बायोलॉजिकल मतलब एक वे में स्टेप में क्या रही है, कैसे वो किससे जाके क्या कैसे इफेक्ट दिखा दिया, वो आता है एक्शन के बेसिस पे ड्रग का क्लासिफिकेशन। सो इसमें क्या है, ड्रग दैट प्रोड्यूस इट्स सिमिलर मैकेनिज्म आर ग्रुप टुगेदर, मतलब जो सिमिलर दिखाएंगे उसको इनके अंदर रखा जाएगा, लाइक एंटी हाइपरटेंसिव। तो एंटी हाइपरटेंसिव क्या है, सॉरी जस्ट अ मिनट, इसमें एग्जाम्पल है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज टू रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे भी तो हम लोग देख रहे थे कि ब्रोंकोडायलेटर ब्रोंकस को जाकर डायलेट कर दिया, तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की क्या बात आ गई। एग्जाम्पल आप देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एसी इनहिबिटर लाइक, ये इसमें बोल क्या रहा है कि ब्लड प्रेशर तो कम किया, बट कैसे किया, जो एसिटाइल को एंजाइम जो है वो उसको इनहिबिट किया। इसका क्या है, जब पढ़ाऊंगी तो बहुत अच्छे से बताऊंगी, रास सिस्टम में सब हम लोग देखेंगे। फार्माकोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें आप चाहे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग हो या फिर एनाटॉमी, तो ठीक है स्ट्रक्चर में आप जाओगे ही जाओगे, फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से हमें मज़ा आता है पढ़ने में। सो ये हमारा एसी इनहिबिटर में लाइक आइसोलेशनोप्रिल है,
एक बीटा ब्लॉकर जो कि वो भी एंटी हाइपरटेंसिव है, बीपी को कम करता है, तो ये बीटा जो रिसेप्टर है उसको जाके ब्लॉक कर देगा, लाइक मेटोप्रोल। तो ये सब एंटी हाइपरटेंसिव है, ये एक बायोलॉजिकल स्टेप दिखा रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं जिसके वजह से कम ये एक्शन हो रही है कि बीपी कम हो जा रही है। तो ये सारे जो है वो एक्शन के बेसिस पे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एक और देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट, कि किसी मॉलिक्यूल्स को जाके टारगेट किए करेंगे ये सारे इस ग्रुप में ड्रग आर ऑल्सो क्लासिफाई बेस्ड ऑन अ मॉलिक्यूलर टारगेट, दे इंटरेक्ट विथ अ प्रोड्यूस थेराप्यूटिक इफेक्ट, कि किसी मॉलिक्यूल को जाके टारगेटेड है कि वहाँ पे ही जाएंगे और वहाँ पे ही काम करेंगे और फिर अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखाएंगे। आप बोलोगे जैसे लाइक एंजाइम इनहिबिटर, जैसे कि स्टैटिन जो है वो इनहिबिट करता है एचएमजी को, ये रिडक्टेज को, यूज टू लोअर कोलेस्ट्रॉल। तो ये जाके इसे जब तक बाइंड नहीं करेगा तब तक ये काम नहीं करेगा। सो ये मॉलिक्यूल से बाइंड किया तब जाके ये काम किया। सेल के अंदर जो भी एंजाइम्स है या फिर जो भी रिसेप्टर है तो वो सब मॉलिक्यूल्स पे बाइंड होने के बाद काम करते हैं। तो यहाँ तो आपका पूरा क्लासिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा, बट फिर भी क्योंकि आ जाता है एग्जाम में तो बहुत सोच समझ के कि अगर एग्जाम में आए तो आप लिखोगे क्या, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी अगर मैं छोड़ दूँ ना कि क्लासिफिकेशन तो आपका एक बार कंप्लीट हो ही जाएगा, तो वो भी इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस टाइम पे तो आपके पास बहुत कंटेंट हो जाएगा। वहाँ पे आप तब तक तो समझ जाओगे क्लासिफिकेशन अच्छे से क्या होता है, यहाँ पे कुछ कुछ आप समझ गए होगे। अगर आया तो एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, इतना आपके लिए इनफ है कि ये डायरेक्ट एक्शन कैसे शो इफेक्ट किया, ये मैकेनिज्म स्टेप लेके ये किसी से बाइंड करके अपना या फिर किसी के पास जाके फिर आपका मॉलिक्यूल्स के पास जाके अपना इफेक्ट दिखाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट है एब्रिविएशन ऑफ ड्रग। तो एब्रिविएशन जो आप नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़े हो बस वही है। मैं एग्जाम ये स्क्रीन पे शो करूँगी, एक बार आप पॉज कीजिएगा, ये चीज़ नहीं आएगा। बेसिकली एब्रिविएशन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आप नर्स हो तो क्या पीएम एएम जो भी चीज़ें था टीडी बीडी वो सब आपको फिर से एक बार देख लीजिएगा। शो है तो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, बस वही है, याद करने वाली चीज़ है। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रेस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन और ड्रग क्या है। द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ इज अ डॉक्यूमेंट ऑन विच फिजिशियन हैज़ रिटन द ड्रग और मेडिसिन फॉर पेशेंट। देखिए प्रिस्क्रिप्शन में आपको हमेशा ध्यान रखना, आप एक नर्स हो तो जब भी आपको कितना भी पता हो, और एक नर्स एबल होती है, बहुत सारी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाते हो, बट फिर भी ज़माना बहुत बुरा है, ऐसा तो आप सुने ही होंगे। सो होता क्या है कि क्योंकि ये अथॉरिटी डॉक्टर के पास है, सो क्योंकि अभी तो डीएनपी कोर्स के मैं बारे में खुद ही बताई थी, पर फिर भी डॉक्टर का अथॉरिटी नहीं ही मिल पाई है, और उसमें फिर भी बहुत सारी चीज़ों पे छूट मिलेगा, वो बात की बात है। और अगर हम लोग ये प्रिस्क्रिप्शन लिखने लगे तो फिर आगे वाले को प्रॉब्लम हो जाएगा, सारी चीज़ वीडियो में नहीं बोल सकते। सो इम्पॉर्टेंट है कि जिनके पास अथॉरिटी है उनसे आप अच्छे से यूज़ करवाइएगा, क्योंकि अगर आप गलती से भी आप बहुत अच्छा किए हो, अगर पेशेंट के साथ कुछ हो गया ना तो मतलब एक नर्स पे ही सारा ब्लेम डाल दिया जाता है। सो जब भी ये प्रिस्क्रिप्शन क्या है, डॉक्यूमेंट ऑन विच अ फिजिशियन हैज़ रिटेन द ड्रग और मेडिसिन फॉर पेशेंट, पेशेंट के लिए वो लिखते हैं, वही प्रिस्क्रिप्शन होता है। तो जब भी आपको कोई ड्रग देने बोला जाएगा तो डॉक्यूमेंटेशन के रूप में होना चाहिए, ये डॉक्टर का साइन होना चाहिए। आप बोलने के बाद बावजूद भी उनसे लिखवाने साइन करवाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। सो कंटेंट क्या होना चाहिए डिस्क्रिप्शन पे, इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट, जैसे कि इसमें होता क्या है, पेशेंट का इंफॉर्मेशन रहता है, नेम एड्रेस डेट ऑफ बर्थ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। बहुत लोग देखे होंगे आपके घर में किसी का हुआ होगा तो जिस पे डॉक्टर लिखते हैं मेडिसिन, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें, या फिर कभी भी हॉस्पिटल गए होंगे जहाँ जिस पे मेडिसिन लिखा जाता है तो पहले पेशेंट का नाम रहता है, डेट रहता है कि प्रिस्क्रिप्शन कब रिटर्न हुआ। सुपरस्क्रिप्शन और इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि जब भी ये प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है तो वहाँ पे RX लिखना बहुत ज़रूरी रहता है, विच मीन्स इसका मतलब होता है रेसिपी, कि आप क्या क्या दे रहे हो किसी को ठीक करने के लिए। जैसे कि रेसिपी रहता है खाना बनाने के लिए जिसकी वजह से वो खाना बन जाएगा, तो इस तरह से ड्रग किसके वजह से वो ठीक हो जाएगा बीमारी, या फिर इसका मतलब टेक दाउ क्या क्या आप लोगे लेने के लिए। बहुत सारे ऐसे ड्रग होते हैं, शेड्यूल में आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में, तो वो ऐसे ड्रग्स जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन को मिल ही नहीं सकते। बहुत सारे काउंटर ड्रग होते हैं जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर हॉस्पिटल में यूज होने वाले ये प्रिस्क्रिप्शन वाला ही होता है, तो वहाँ पे RX रहना चाहिए। इंस्क्रिप्शन नेम ऑफ ड्रग, जेनरिक ब्रांड नेम ये लिखेंगे डॉक्टर। सब्सक्रिप्शन ये क्या है, इंस्ट्रक्ट द
फार्मासिस्ट ऑन डोजेज फॉर्म एंड क्वांटिटी, मतलब आपने जो दिया टैबलेट है, कैप्सूल है, सस्पेंशन है, वो डोजेज फॉर्म कैसा है ड्रग का वो बताना। नेक्स्ट आता है सिग्ना, ये क्या है, इंस्ट्रक्ट फॉर द हाउ टू टेक मेडिकेशन, लाइक ये कि मतलब अभी टैबलेट दिया गया तो आप देख रहे हो ये शाम में लेना है, नाश्ता के बाद लेना है, तो ये क्या है, ये हो गया सिग्ना। नेक्स्ट आता है रिफिल, नंबर ऑफ टाइम द प्रिस्क्रिप्शन कैन बी रिफिल, रिफिल अगर कर रहे हो तो कितना वो रहता है रिफिल, बेसिकली नाम से क्लियर है। नेक्स्ट है प्रिस्क्राइबर्स इंफॉर्मेशन, मतलब जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए हैं उनके बारे में भी उसमें होना चाहिए, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, साइन, सिग्नेचर। ये आप सोचोगे मैंने तो कभी नहीं देखा, बेसिकली आयुर्वेदिक के पास का है मेरे पास, छोड़ते हैं, मतलब हर जगह नहीं रहता, ज़्यादातर तो नेम ही अभी लिख देते हैं, बट एक नॉर्मल देखे तो वहाँ पे ये होना चाहिए डॉक्टर का ये सारा चीज़। तो ये आता है प्रिस्क्राइबर का इंफॉर्मेशन, ज़्यादातर नेम ही अभी हॉस्पिटल में आप देखोगे। अब प्रिस्क्रिप्शन 5 मार्क्स में आ जा सकता है, फिर 2 मार्क्स में, तो हो सके तो आप मॉडल भी बना दीजिएगा। ये बहुत पहले का है कि डॉक्टर एक वैद्य हैं, वो ये सब लिखा हुआ है, डेट और यहाँ पे लिखना, टेलीफोन नंबर, बहुत पहले का, मतलब मॉडल बुक में तो ज़्यादातर यही मिलते हैं। राम मतलब पेशेंट कौन है, तो राम है, मेल, एज जो उसका है वो एज इसका बेसिकली 45 ईयर का ये है। नेक्स्ट आता है एड्रेस, देख लीजिएगा 45, या फिर अपने मन से भी लिखिएगा, बस ये सिंपल के लिए एड्रेस पेशेंट का कहाँ होगा वो लिख देना। ये इसके बाद RX लिखा जाता है, फिर टैबलेट आप कौन सा दे रहे हो, ये कौन से फॉर्म में है, फिर डायरेक्शन दे देना कि कितना लेना है, और फिर अपना डॉक्टर जो है वो सिग्नेचर कर देंगे, आपके लिए नहीं है, वो डॉक्टर के लिए, फिजिशियन के लिए है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग बेस्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन, तो इसमें बहुत सारे ड्रग प्रिस्क्रिप्शन के बेस पे उसे क्लासिफाई करते हैं कि जिनको प्रिस्क्रिप्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होता उसे ओवर द काउंटर ड्रग बोलते हैं। तो ये देज ड्रग डू नॉट रिक्वायर प्रिस्क्रिप्शन एंड कैन बी परचेज डायरेक्टली, लाइक एसिटामिनोफेन या फिर आइबुप्रोफेन, नॉर्मल अगर तबीयत खराब हो आप जाओगे मेडिकल में तो वो बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं मांगेंगे आपसे और दे देते हैं, क्योंकि ये नॉन काउंटर है। बहुत सारे ऐसे ड्रग है जिनको प्रिस्क्रिप्शन का रिक्वायरमेंट, और जिनको प्रिस्क्रिप्शन का रिक्वायरमेंट है वो कभी नहीं देंगे फार्मासिस्ट, वो बोलेंगे कि हमको चाहिए, क्योंकि ये लीगल में, लीगल और लीगल की बातें आ जाती हैं, हम लोग देखेंगे, इसे पढ़ेंगे। सेकेंड टाइप प्रिस्क्रिप्शन पे ही देखें तो इलिसिट और स्ट्रीट ड्रग, ये जो है हैव नो एक्सेप्टेड मेडिकल यूज, लाइक हीरोइन और कोकेन, इसको यूज नहीं किया जाना चाहिए। ये बेसिकली इलिसिट का मतलब क्या है कि जो अवैध है, ये आदत एडिक्शन लगवा देता है और बहुत हार्मफुल इफेक्ट रहता है। नेक्स्ट आता है इसेंशियल मेडिसिन, इसमें प्रिस्क्रिप्शन चाहिए ही चाहिए। दे आर सेलेक्टेड विद ड्रग रिगार्ड द डिजीज प्रिवेलेंस, एविडेंस, एफिकेसी, सेफेस्ट एग्जाम्पल एस्पिरिन, इंसुलिन, मतलब इसमें प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, नॉर्मल आप इतना जान लीजिए। ये इंसेंशियल मेडिसिन होते हैं, ये डॉक्टर के बेसिकली निगरानी में कि क्या कैसे हो रहा है वो होना चाहिए, तो इसीलिए प्रिस्क्रिप्शन इसमें इम्पॉर्टेंट रहता है। सो प्रिस्क्रिप्शन में आप क्या पढ़े हैं कि कितने बेसिकली वो इसमें रहेगा, क्या क्या ये होता क्या, फिजिशियन के द्वारा लिखा जाता है, एक मॉडल भी देखे, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन, अगर 5 मार्क्स में पूछे तो आप लिख सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट था प्रिस्क्रिप्शन के बाद ड्रग कैलकुलेशन, वेट एंड मेजर्स के बारे में लिटरली बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे, और बहुत बुक में देखोगे या फिर आप मॉस्बी इनक्लेक्स जैसे भी देखोगे ना, तो वहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ते हो ना, बहुत लोगों को लगता है कि यूनिवर्सिटी के लिए या फिर हम लोग को अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है तो क्या ये सफिशिएंट है, कैसे होगा। देखिए नॉर्मल सी बात, और फार्माकोलॉजी को लोगों को लगता है कि अनलेस है, अभी जो नॉशेट 9 था उसमें फार्माकोलॉजी मेंस में फार्माकोलॉजी से 9 क्वेश्चन आए हुए थे, आप सोचो कितना इम्पोर्टेंट है। और जब आप पढ़ते हो ना ये नॉशेट का, अगर आप सिलेबस देखोगे, जिनको नहीं भरोसा होता अपने सिलेबस पे, नॉशेट का कोई सिलेबस नहीं है, उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि जो आपको INC सिलेबस दिया है वही आपके लिए सब चीज़ है। तो मतलब INC सिलेबस हमारे यूनिवर्सिटी के लिए भी और कॉम्पिटिटिव के लिए भी, यूनिवर्सिटी के लिए तो मैं गारंटी लेती हूँ कि इससे क्वेश्चन आगे नहीं जाता है, कॉम्पिटिटिव के लिए थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होते हैं क्वेश्चन, बेसिक आपका ये होना चाहिए। लाइक अभी अगर आप मॉस पे उठाओगे ना तो ये ड्रग कैलकुलेशन
इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में आता है तो वहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ से आंसर आता है, वो क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को क्लासिफिकेशन नहीं मिलता है। ये बेसिक आपका थ्योरी से ही क्लियर होता है। तो जहाँ पे भी आप हो ना, एटलीस्ट अपना सिलेबस पे कमांड रखना। बाकी अभी से आप चाहते हो, क्योंकि सबको ये होना ही चाहिए कि सेंट्रल लेवल पे हम काम करें, तो एमसीक्यू बुक रखिएगा कोई भी। एंड जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा है एनक्लेक्स रखिएगा। जिनका मतलब जिनका अच्छा नहीं, कहने का मतलब कि आप अच्छा नहीं हो सकते, ऐसा कहने का मतलब नहीं है। आप मेहनत से सबको ही अच्छा होता है। तो अभी आप अपने लेवल को देखते हुए टारगेट हाई, पीआर यादव, ये सब आप अभी से ही लगाना स्टार्ट कीजिए। एमसीक्यू कहीं से भी एमसीक्यू लगाना स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छा रहता है। सो देख लेते हैं। अब नॉर्मल बताना इम्पॉर्टेंट था ताकि आपको बेसिकली जो मेरे पास इंफॉर्मेशन रहता है आपको सही टाइम पे मैं दे सकूँ, एक मेंटोर होने के नाते। हाँ, एक बात और। अच्छा, मेंटोर कहते ही मेरे को बात याद आ गया। अभी बहुत लोग हमसे इंस्टा आईडी मांगे थे, तो इंस्टा आईडी प्रकाश नर्सिंग एकेडमी ही है, ताकि आपके लिए है। पम्मी प्रकाश से वहाँ पेज खुलेगा, माय नेम। सो वहाँ पे बेसिकली आप फॉलो कर लीजिएगा। जितने भी इन्फॉर्मेशन हो सारा चीज़ वहाँ पे गाइड करना, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वो सब बताऊँगी। अभी भी वीडियो मैं डाली हूँ आप लोग की वजह से, क्योंकि हम कल एक का मैसेज आया था कि मैम इंस्टा आईडी दीजिए, आपसे मैं टच में रहना चाहती हूँ। सो ठीक है, जिनको चाहिए प्रकाश नर्सिंग एकेडमी से है, वो वहाँ आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और वहाँ मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सारा चीज़ डालती रहूँगी आपसे रिलेटेड, बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड। तो ड्रग कैलकुलेशन अब चलते हैं हम लोग। एक्यूरेट ड्रग कैलकुलेशन एंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेट एंड मेजर आर क्रूशियल इन फार्माकोलॉजी एंड इंश्योर सिर्फ इफेक्टिव पेशेंट केयर। आपको अगर ड्रग का एक्यूरेट कैलकुलेशन करना है, अभी तक आप देखिए कि रूट में आप लोग चले गए, इसके बाद हम लोग देख लिए कि वो कैसे प्रेस्क्रिप्शन तक आपको मिल गया। अब आपका काम है कि ड्रग को आप एडमिनिस्टर करोगे, रूट ये सब सब आपको पता है। अब जब एडमिनिस्टर करना है तो उसे मेजर करना होगा, तब बॉडी में वो जाएगी। देख रहे हो कितने अच्छे से लेवल हम लोग मेंटेन करते आ रहे हैं। तो जब आपको एक्यूरेट ड्रग देना है, कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए जैसे कि आपको अगर अच्छे से अपना हिसाब आए, नॉर्मल अगर मैं बोलूँ तो ये 1 2 3 का जो गिनती होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है, या फिर ऐड सब्सट्रैक्ट वो जो करना पड़ता है, उसी तरह से यहाँ पे कुछ यूनिट पेजेस को पता करना होगा, तब आप एक्यूरेट ड्रग कैलकुलेशन कर सकते हो। और तब जाके आप सही से ड्रग दोगे, जिसके वजह से पेशेंट पे वो इफ़ेक्टिव रहेगा, वो सेफ रहेगा। वो क्या चीज़ है और क्या बताना चाहता है, ये बेसिकली जब आप पूरा कंप्लीट करोगे समझ में आ जाएगा। तो देखिए, वेट एंड मेजर आपके सिलेबस में है। वेट अगर आपको पता हो तो वेट हम लोग किससे बोलते हैं, थोड़ा सा आप 11th-12th है याद कीजिए। बोलोगे कि नहीं याद आता है मैम, पता नहीं कब कब भूल गए, मैं भी भूल गई हूँ, साथ में हम लोग पढ़ेंगे। इज मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट मास। हम लोग वेट किसे बोलते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग होता है उसकी वजह से। देखिए, मास जो है, नॉर्मल याद कीजिएगा, मास जो है वो सभी जगह एक जैसा होता है। वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि स्पेस में वो अलग हो सकता है। लाइक ये अर्थ पे ग्रेविटेशनल वेट जो है वो ग्रेविटेशन की वजह से बहुत ज़्यादा रहेगा। वही आप अगर मून पे जाते हो तो वो कम हो सकता है, बदल सकता है। तो ये वेट होता है। मेजर्स क्या है, ये जो है वो मेजर्स रेफर टू मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। किसी वॉल्यूम, जैसे कि आप वाटर को माप रहे हो, दूध को माप रहे हो, ड्रग में जो जो भी वॉल्यूम वाली चीज़ आएगी वो मेजर्स कहा जाएगा। और अच्छे से हमें समझना है, ताकि आप मतलब हमें भी समझाना है ताकि आपको अच्छे समझ में आए। मेट्रोलॉजी, अब अच्छे से आपको वेट एंड मेजर समझना है तो मेट्रोलॉजी जानना होगा। ये साइंस ऑफ मेजरमेंट है, जहाँ पे 2 सिस्टम यूज इन वेट एंड मेजर। वेट एंड मेजर के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। इसमें पहला आता है मेट्रिक सिस्टम। और अगर आपको वेट एंड मेजर का अच्छे से जानना है तो जानना होगा मेट्रिक सिस्टम और एम्पेरिकल सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम, इसको इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, बहुत ईजी होता है, सिंपल होता है, मोर एक्यूरेट होता है। इसमें जो है वो मीटर एंड ग्राम इंक्लूड है। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, टाइम, जिसे हम लोग MK से बोलते हैं। 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आप याद कीजिए। 2 अदर यूनिट, केल्विन बाद में ऐड हुआ था। सो हमें सिर्फ जानना है ये किलोग्राम, मीटर, यही देखेंगे। अभी कुछ वॉल्यूम का देखेंगे। इसके बाद तो ये तो मेट्रिक बहुत अच्छा है और इंटरनेशनल लेवल पे यही यूज हो रहा है। ईजियर एक्यूरेट सबसे ज़्यादा होता है। किस चीज़ को आपको
जैसे ड्रग का कैलकुलेशन करना है। तो नेक्स्ट आता है एम्पिरिकल सिस्टम। ये क्या है, ओल्ड सिस्टम है, कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत पहले इसको यूज़ किया जाता था, कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर बोले कि मैम छोड़ देते हैं ना, बट नहीं, ये अभी भी बहुत कंट्री में यूज हो रहा है। तो बोलोगे कि इंडिया में तो नहीं यूज होता ना, हमें नहीं पढ़ना, नहीं। आप अब कई लोगों का मैसेज मतलब रहता है कि हमें अब्रॉड जाना, और बहुत लोगों का पैशन है, तो आप वहाँ जाते हो और एक नर्स बाहर जाके मतलब अब्रॉड में भी काम करेगी, तो उनको पता होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, तो आप इससे नहीं भाग सकते। सो इसमें क्या है आखिर, अवॉइड बस और सिस्टम और एक एपोथेकेरी सिस्टम। इसमें आते हैं पाउंड, जो कि 1 पाउंड बराबर 7000 ग्रेन आता है, 1 आउंस बराबर ये 437.5 ग्रेन आता है। वही एपोथेकेरिस सिस्टम अगर देखें, बहुत खतरनाक है, 480 ग्रेन बराबर 1 आउंस होता है और ट्रू होता है। आप बोलोगे कि कौन सा हमें समझ में, हम कैसे समझेंगे इम्पेरिकल सिस्टम को। सो देखिए, अगर आपको बाहर जाके काम करना है, आपको सिर्फ हिंदी आता है और यहाँ जाने के लिए आपको इंग्लिश आना चाहिए, इंटरनेशनल जाने के लिए, तो आप क्या करते हो, हम हिंदी से इंग्लिश चेंज होंगे, तो फिर हमको आ जाएगा। तो उसी तरह अब इसमें भी समझना होगा कि आप हिंदी से इंग्लिश तो बोलने की कोशिश करते हो, लेकिन आपको करना क्या पड़ता है, आप पहले इंग्लिश आपको हिंदी आता है तो उसी वर्ड को इंग्लिश करते हो, जब कोई इंग्लिश बोलता है तो आप उसे ट्रांसलेट करके हिंदी करते हो, फिर इंग्लिश करके जाते हो। तो वही बात है, बस यहाँ भी आपको करना होगा कि हमें पता है मेजर्स के बारे में, कि हम जानते हैं केजी ग्राम, बट यहाँ पे इम्पेरिकल आ गया, ये पता नहीं पाउंड पाउंड क्या आ गया। तो पाउंड को आप जो है वो, जैसे कि इंग्लिश नहीं आपको समझ में आ रहा था, आप माइंड में हिंदी समझते हो ना, तो उसको उसी तरह से इसको हम लोग कर देंगे, इम्पेरिकल को मेट्रिक में समझ पाते हैं। अभी और अच्छे से जब चेंज वाला बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। पहले मेट्रिक में कौन कौन सा आता है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद हम लोग एम्पिरिकल देख लेंगे। सो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट एंड मास इज किलोग्राम एंड मेट्रिक सिस्टम यूनिट, मतलब अब वेट के लिए, मतलब मेट्रिक सिस्टम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो कैसे वेट को, इसके लिए क्या यूनिट है। सो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, ये पता होना चाहिए क्योंकि इससे ड्रग का फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम होता है, 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम। आपको नहीं आता हो तो इसे आप एक पेज में ये लिख कर चिपका लीजिएगा, बट ये याद रहना बहुत ज़रूरी है अगर ड्रग का कैलकुलेशन आप अच्छे से जानना चाहते हो तो। 1 डेकाग्राम बराबर, और बेसिक थ्योरी यही है, 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम होता है, 1 ग्राम बराबर नॉर्मली 1 ग्राम होता है, 1 डेसीग्राम बराबर 0.1 ग्राम होता है। वही अगर मिलीग्राम में देखें तो 100 मिलीग्राम होता है, क्योंकि ये बड़ा है इससे, और वही ग्राम में देखें तो डेसीग्राम ये छोटा है। 1 सेंटीग्राम बराबर 0.0। जिनको नहीं समझ में आ रहा तो याद करने वाली चीज़ें एक दो बार आप पढ़िएगा, आपको आ जाएगा। लाइक आप 1 2 3 4 को पहली बार याद ही किए थे, तब धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा लगने लगा था। 1 मिलीग्राम बराबर 0.001 ग्राम या फिर मिली होता है, या फिर 1 मिलीग्राम बराबर 1 मिली या फिर इतना ग्राम। 1 माइक्रोग्राम बराबर, जिसे हम हमेशा म्यूजी बोल देती हूँ या फिर इसे MCG भी बोला जाता है, तो उसे 1/100 मिलीग्राम बोलते हैं। अब ये तो ठीक है, एक दो बार देखोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं वॉल्यूम को कैसे मापते हैं। तो इसे सीधा लीटर में 1 लीटर बराबर 100 ml, सॉरी 1000 ml होता है। कुछ ना आप जब पढ़ोगे, मॉस भी खोलिए या फिर टारगेट हाई, तो सीधा आपको ये 1 किलो बराबर 1000 ग्राम और ये MCG दे दिया जाएगा, और इसके बाद 1 टीस्पून। ये आया कहाँ से, मेट्रिक सिस्टम में ही है, बस डोमेस्टिक मेजर, लाइक घर में ड्रग को ये यूज़ कोई कर रहा है तो उसको आप क्या बताओगे, टीस्पून से 1 चम्मच लेना है, टेबल स्पून से लेना है, ग्लास से लेना है, टी कप से लेना है, तो इसीलिए। तो उसमें आपको तो पता होगा ना कि वो कितने का है, और आप उनको जितना रिक्वायरमेंट है ML में, तो उसी तरह से अगर 1 टीस्पून लेने बोल दिया जा रहा है तो बुक में देखोगे तो कहीं पे 4 ml 5 ml, तो आपको जो याद रखना होगा रख लीजिएगा। 1 टेबल स्पून बराबर 15 ml होता है, 1 ग्लास फुल बराबर 200 ml होता है, वही 1 टीस्पून बराबर ये यहाँ पे 150 ml होता है। कहीं पे आपको 120 ml मिलेगा, कहीं 150, तो कंफ्यूज मत होइएगा, आसपास का याद रख लीजिएगा, कोई एक ही रहेगा एग्जाम में अगर आया तो। 1 ml बराबर 16 ड्रॉप होता है, या फिर इसे मिमिक भी आप बोल सकते हो, आगे मैं बताऊंगी, बेसिकली यहाँ पे कंफ्यूज हो। अभी आप याद रखिए 1 ml बराबर 16 ड्रॉप होता है।
एक गैलन बराबर 4 लीटर होता है, जीटीटी बराबर ड्रॉप होता है और जीटीटी बराबर ड्रॉप्स होता है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है ड्रग कैलकुलेशन का ये, तो इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। और कोई भी बुक उठाइए, कहीं प्लेटफॉर्म से पढ़िए, ये बेसिक आपको आना चाहिए। अब जो हम लोग देखे थे ये तो मेट्रिक सिस्टम हो गया। अब एम्पेरिकल जो हमें नहीं आ रहा था, तो उसे जैसे हम लोग इंग्लिश का हिंदी कर रहे थे उसी तरह से एम्पेरिकल का मेट्रिक सिस्टम में हम लोग कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। वहाँ पे जो ग्रेन आ रहा था, तो ग्रेन बराबर क्या होता है, तो ये ग्रेन बराबर 65 mg होता है। इसी तरह से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके सारा का वैल्यू निकाल सकते हो। एक ड्रॉप बराबर 1 मिनिम होता है। एक एफएल आउंस बराबर 30 ml होता है। एफएल यहाँ शो करता है कि ये फ्लूइड है, ना कि किलोग्राम, सो ये भी ध्यान रखिएगा। 1 लीटर अगर देखें तो उसमें 33.8 एफएल आउंस। एफएल से आपको कोई मतलब नहीं है, एफएल यहाँ लिक्विड को शो कर रहा है। 1 किलो बराबर 2.2 पाउंड। जैसे कि ये सब आप नहीं देखे होंगे, लेकिन ये देखे होंगे कि पॉन्ड में हमेशा दिया रहता है, उसे पहले केजी में कन्वर्ट के तब फॉर्मूला लगा के आपको ड्रग कैलकुलेशन करना होता है। सो ये इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों का आई नो कि नहीं समझ में आ रहा होगा और बोरिंग लग रहा होगा, तो मैं पहले ही बता दूँ ये एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है। क्योंकि मैं बेसिक सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि इतना इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ दूँ। एक ओजी आउंस आउंस है बेसिकली। सो इसके ये 30 ml इसके बराबर, मतलब एक बराबर ये 30 ml होगा। एक जीआर ग्रेन बराबर 60 mg और 1 पिंट बराबर 500 ml। एक दो बार देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, फिर ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो मुझे बताइएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि, क्योंकि हमारे लिए ड्रग कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कभी मैं स्क्रीन पे आके और इन सब के साथ क्वेश्चन 1 घंटा का लूँ, क्यों, ताकि मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है कि मैं कैंसर का जब गई थी अपना पोस्टिंग, तो मुझसे नॉर्मल पूछा गया था कि ये एमिल वाला कि कितने रेट से आप कितना दोगे, तो उस टाइम पे हमें नहीं पता था। मुझे फॉर्मूला पता था, बट फिर भी मैं मतलब आंसर के इर्द गिर्द रह गई थी। डॉक्टर हमसे पूछे थे, मैं नहीं बता पाई थी। और ऐसा बहुत स्टूडेंट के साथ होता होगा। सो मेरे पास टाइम रहा तो मैं बना दूंगी। तब तक के लिए जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके रखिएगा, और क्या ही बोल सकती हूँ। अब आप बोलोगे कि मैम मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए हमें ड्रग कैलकुलेशन बताइए, तो ठीक है, चलिए बता देती हूँ। 2 फॉर्मूला याद रखिएगा जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। डोज बराबर डिजायर्ड लेबल डोज, डिजायर बाय लेबल डोज मल्टीप्लाई क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि बहुत बार ऐसा होगा कि आपको पीसीएम दे दिया जाएगा, मतलब एक टैबलेट रहता है, तो उसको क्वांटिटी आप मान लीजिए कि एक टैबलेट में 500 mg कंप्रेस करके है, बट आपको उसको देना है 400। तो आप उसका डोज कैसे निकालोगे, आप कितना दोगे, तो बस वही करना होता है कि मेरे पास मार्केट ये अवेलेबल डोज है कि एक क्वांटिटी है टैबलेट का, और उसमें जो है वो 400 है, बट हमें देना है, सॉरी उसमें 500 है जो कि अवेलेबल डोज है, बट हमें 400 का ही डिजायर डोज रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अवेलेबल डोज जो है हमारे पास 500 का जो टैबलेट है उसको लिखेंगे, और कितने क्वांटिटी में है 500 कितने टैबलेट में है, तो एक में, तो यहाँ एक लिख देंगे। और डिजायर हमें कितना चाहिए, कितना पेशेंट को देना है, तो 400। और इससे जो भी आपको करना होगा कर लीजिएगा। 5 से 8 तो 0.8 ऐसे करके आएगा, तो उतना ही हमें देना है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना कि आप दोगे कैसे, लेकिन एग्ज़ाम के लिए आपसे यही पूछेगा। बट अगर रियल में ऐसी कंडीशन आ जाए, तो लाइक आपके पास कैप्सूल है, मतलब आपके पास टैबलेट है और एक बच्चा को देना है जो कि बहुत कम अमाउंट पे देना है, लाइक मेरे पास ये 500 है और यहाँ पे 200 mg जैसे कि 4 देना है, तो हम कैसे देंगे। तो देखिए बहुत सारे तरीके हैं, और हम लोग क्रिटिकल थिंकर नर्स है, तो आप क्या करोगे, मतलब इसमें वाटर में डिजॉल्व कर दोगे, और 10 में आप किए हो तो इक्वली तो डिजॉल्व हो जाता है। और आपको सिर्फ 2 ही देना है, तो बाकी 3 मतलब 5 में, अगर 5 ml में इसको डाले हो पूरे टैबलेट को, तो आपको अगर 2 देना है तो 3 को आप डिस्कार्ड कर दो, हो गया आपका काम। इतना ज़्यादा क्यों दिमाग लगाना है, ये दिमाग तो हम लोग कॉम्पिटिटिव के लिए बचा के रखते हैं। सो होपफुली आपको अच्छा लग रहा होगा, बेसिकली इंगेजिंग बनाने के लिए, कि फार्मा बहुत बोरिंग होने वाला है, बट मैं कोशिश करूँगी कि आपका फार्मा से मतलब इंटरेस्ट जागे, क्योंकि मुझे फार्मा को आपको पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट है और बहुत मैं एक्साइटेड हूँ। बस चाहती हूँ कि आपका भी एक्साइटमेंट आए। अब हम लोग सेकेंड जो फॉर्मूला था, ये मैं एक ही बताऊँगी, और बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए मेरे पास टाइम रहा तो प्रॉमिस कि मैं वीडियो लाऊँगी।
आप कमेंट कीजिएगा कि आप भी इंटरेस्टेड है या फिर मैं ही हूँ। ड्रॉप फैक्टर अगर देखें तो ड्रॉप फैक्टर के लिए सबसे पहले एक ये मैक्रो सेट आता है या फिर एडल्ट, इसको एडल्ट सेट बोलते हैं। तो इसमें ना आप 1 ml, अगर आपको नॉर्मल सलाइन का बॉटल है तो 1 ml में 15 ड्रॉप वो जाएगा, तब जाके 1 ml कंप्लीट होगा। एक पीडिया सेट, इसे ब्यूरेट शीट भी बोलते हैं, फिर माइक्रो शीट भी बोलते हैं, उसमें ये बहुत छोटा होता है। ये जब पढ़ाई थी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन तो वहाँ पे दिखा के भी मतलब फिगर दिखाई थी। सो इसमें 1 ml में 60 ड्रॉप, बच्चों में धीरे धीरे चाहिए होता है ना, तो 1 ml में 60 ड्रॉप लग जाता है। ड्रॉप को पहले ही बताइए जीटीटी भी बोलते हैं। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं जो कैलकुलेशन के लिए। सो फ्लो रेट आपको निकालने के लिए उससे मिलेगा, लाइक ऐसा क्वेश्चन रहेगा। पहले देख लेते हैं फ्लो रेट बराबर होता क्या है, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम बाय टाइम मल्टीप्लाई ड्रॉप फैक्टर। ये एग्जाम के लिए है कि जब कुछ ना दिया हो तो हम लोग एडल्ट का मानते हैं कि मतलब हमें ड्रॉप फैक्टर जो है वो 15 ड्रॉप दिया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली क्योंकि थ्योरी क्लास है तो फार्मूला भी काफ़ी है, बट एक मैं आपको, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने से पहले, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है और फार्माकोडायनेमिक और में कॉन्सेप्चुअल है और इसमें आपका कंसंट्रेशन मुझे चाहिए, और बहुत लंबा वीडियो हो गया तो आप नहीं समझ पाओगे। और अगर ये पॉइंट छूट गया तो फर्स्ट ही में जो मैं बोली थी कि ड्रग का मतलब ये नहीं होता कि नाम और उसका डोज, ये होता है कि वो क्या करता है और कैसे करता है। वो आप फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक में समझोगे और हर एक ड्रग के लिए समझना होगा। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी इस पूरे चैप्टर को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको जल्दी नहीं पढ़ा सकती। अगर आप आईएनसी का भी देखो तो ये 3 आवर में आपको कंप्लीट करने बोला है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके लिए मैं पूरा टाइम लूँगी। 3 आवर हमको चाहिए। ऐसे तो मैं 16 आवर के टॉपिक को 2 घंटे में 3 घंटे में कंप्लीट करवाई हूँ एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में, बट फार्माकोलॉजी का हमें चाहिए। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ 1.5 आवर में जितना भी टॉपिक बचा है आपका, कोशिश करूँगी कि वो कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आप बहुत कम जाने हो, मेन चीज़ें जो जानोगे वो पार्ट 2 में जानोगे। सो उसे आप ज़रूर देखिएगा। जो लोग नए थे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इनका नोट्स आपको व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएगा। नोट्स के फीचर मैं पहले ही बताई हूँ कि जितने भी टॉपिक है जैसे सीक्वेंस में एएनसी के थ्रू है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपको उसी से क्वेश्चन आएंगे, ये पक्का प्रॉमिस मैं करती हूँ। आप अपने सीनियर का एक पेपर निकाल के देखिएगा और नोट्स देख लीजिएगा, जो कि मैं फॉलो नहीं करूँगी फिर भी आपको नोट्स में वो मिलेगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट रहेगा कि लास्ट टाइम आपको क्या पढ़ना है, और उसके साथ साथ टाइम मैनेज नहीं आप कर पाते हो कि कैसे 3 सब्जेक्ट है तो 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेटेस्ट पेपर जो कि 4th सेमेस्टर में पूछा क्या जा रहा है वो उसमें इंक्लूडेड होगी, जो कि आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा। आप अपने सबसे अच्छे दोस्त में, अगर आप अभी तक वीडियो देखे हो तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने नॉलेज सबके पास जाना चाहिए, तो दोस्तों में ज़रूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए ताकि शुरू से लोग लास्ट तक देखें और उनको सब चीज़ें समझ में आए। थैंक यू। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में